सबसे पहले हम ये देखेंगे शॉर्ट नोट्स भौतिकी विज्ञान का, फिजिक्स का, ये हम सारा देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसमें और सारी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। इसको देखने के बाद हम जो भी एमसीक्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एमसीक्यू रहेंगे, ये एमसीक्यू है जो पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। ये भी एमसीक्यू कुछ इसमें से भी देखेंगे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारे इस वीडियो में, एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मोस्ट इंपॉर्टेंट भौतिकी विज्ञान का है, ये केमिस्ट्री का देखेंगे पार्ट। ये देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है मूल राशियाँ, और दूसरा होता है डेरिवेटिव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्र राशि होती है जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया आदि। मूल राशियाँ मापने के लिए मूल मात्रक होते हैं, और जो डेरिवेटिव क्वांटिटी है वो मूल राशियों पर निर्भर करती है, जैसे बल हो गया, फोर्स, संवेग हो गया, मोमेंटम, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन आदि। व्युत्पन्न राशियाँ मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। और मानक मात्रक किसको माना जाता है, भौतिक मान के निश्चित मात्रक को मानक मात्रक माना जाता है। यूनिट, किसी भी चीज़ को मापने के लिए यूनिट का उपयोग किया जाता है, मात्रक का। तो किसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए मानक स्टैंडर्ड स्वरूप लिया गया, उसी राशि का एक निश्चित परिमाण क्वांटिटी ये होता है भौतिक राशि को। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ, बहुत ही मानकों की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं, जिसमें से ईपीएस है, सीजीएस है, एमकेएस है, एसआई पद्धति है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है एसआई सिस्टम। यही एसआई मात्रक आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो ये देख सकते हैं सीजीएस सिस्टम है, इसका फ्रेंच सिस्टम नाम है। तो सीजीएस में देखते हैं कि लंबाई के लिए सेंटीमीटर यूज होता है, द्रव्यमान के लिए ग्राम होता है, समय के लिए सेकंड होता है। लेकिन हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि एसआई सिस्टम में टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 7 हैं टोटल। कितने हैं फंडामेंटल यूनिट, टोटल फंडामेंटल यूनिट है वो 7 है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑप्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि इनमें से कौन फंडामेंटल यूनिट है या फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं है। तो टोटल कितने हैं, 7 है। लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। और पदार्थ का परिमाण, इसका क्या होता है, मोल। ये सातों आप लोग याद रखिएगा, सातों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं मैकेनिक्स पे, यांत्रिक पे। तो इसका परिभाषा दिया हुआ है, परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट और डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो पिंडों पर बल, फोर्स लगाने या उन्हें विस्थापित, डिस्प्लेस करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन हेतु उत्तरदायी भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, यांत्रिक या मैकेनिक्स बोला जाता है। यह है भार का इंग्लिश क्या होता है, वेट, WEIGHT, वेट बोलते हैं इसको। और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास, ये मास है। तो ये याद रखिएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है या अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। ये एग्जाम में आता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन है और वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन हो नहीं हो और मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो और डायरेक्शन नहीं हो। तो ये देख सकते हैं, वेट जो है ये क्या है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है। इसका यूनिट क्या होता है, वेट का न्यूटन होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संभव है। जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वेट इसका कितना होगा, अगर अर्थ पे है तो मून पे इसका वेट क्या होगा, या ऐसे पूछे जाते हैं, या मास क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि मास जो है वो कांस्टेंट होता है, किसी भी चीज़ का मास, द्रव्यमान सेम रहेगा कहीं भी। लेकिन वही वेट की बात करें, भार की, तो वो अलग अलग प्लानिट पे, अलग अलग जगह पे अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होता है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मास स्केलर क्वांटिटी है। और मास जो है प्रत्येक स्थान पर अचर रहेगा, मतलब जितना क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट जो भार है वो चेंज हो सकता है। तो ये भी कंसेप्ट याद रखना है आपको। ये जनरली पूछ लिया जाता है कि अगर अर्थ पे किसी का वेट या भार 5 kg है तो मून पे क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, सेम रहेगा। ऐसे ही मास से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और वेट का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन है। जबकि मास का मात्रक क्या होता है, ग्राम या किलोग्राम होता है। डिस्टेंस, दूरी, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। दूरी बोलते हैं चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई जो होती है उसको दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और विस्थापन किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में क्या होता है, दूरी में
केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। और डिस्टेंस शून्य नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो शून्य हो सकता है, क्योंकि ये एक पॉइंट है ए और बी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ चला, फिर एक पॉइंट है सी और यहाँ चला, और फिर ये यहाँ से यहाँ चला, तो इसका डिस्टेंस ये पूरा होगा, दूरी ये पूरा चला हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से चला और यहाँ भी ही पहुँच गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जीरो हो गया, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये डिफिनीशन आप लोग याद रखिएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं स्पीड, चाल और वेलोसिटी, वेग। स्पीड किसको बोलते हैं, चाल, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को स्पीड बोलते हैं। चाल इक्वल टू चली गई दूरी बाई समय, और ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड। वैसे ही वेलोसिटी, वेग, प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, वेग बोलते हैं। वेग का फॉर्मूला है वेग इक्वल टू विस्थापन बाई समय। ये सदिश राशि है, ये क्या है, इसके ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड, इसका भी ऐसा ही मात्रक है। फिर देखते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सीलरेशन का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकंड है, और ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सीलरेशन क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई डिवाइडेड बाय समय, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। न्यूटन के गति का नियम देखते हैं। न्यूटन की गति का नियम का कितना नियम है, 3 है। वस्तुओं अथवा पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए दिए गए नियम है, न्यूटन का नियम है, ये कितना है, 3 है, टोटल 3 नियम है। न्यूटन का गति विषयक पहला नियम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है कि कोई विरामावस्था वस्तु, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तब तक विरामावस्था या कोई गतिमान वस्तु, मूविंग ऑब्जेक्ट, तब तक एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि बाहरी फोर्स उस पर नहीं लगाया जाए। और पहले नियम का ये भी नाम है, दूसरा जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़ता का नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब F इक्वल टू क्या है, m है मास, a है एक्सीलरेशन। और फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन बोलिए या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है कि जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लगती है या लगाई जाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है एक दूसरे पे। और इसका अन्य नाम भी है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो ये तीनों लॉ जो है न्यूटन लॉ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, याद रखिएगा कौन किसका है और किससे रिलेटेड है। अब हम देखेंगे संवेग, मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। P इक्वल टू m इंटू वी, m है मास है, v है वेलोसिटी, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम ये परीक्षा दृष्टि देखेंगे कुछ। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, जो वॉशिंग मशीन है वो किस नियम पे काम करता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन नियम पे काम करता है, अपकेंद्रीकरण पे ये काम करता है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए भी हैं कि वॉशिंग मशीन किस नियम पे काम करता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्रियों के पीछे की ओर झुकने का क्या कारण है, अभी हमने देखा कौन, न्यूटन लॉ का कौन सा लॉ है, फर्स्ट वाला है, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जाओं का अनुपात 4/9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा, तो क्या होगा, ये डिवाइड यहाँ पे कर देते हैं वेलोसिटी से, वेलोसिटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3। ये याद रखिएगा, अगर फॉर्मूला याद रखिएगा, वेग क्या है, वेलोसिटी है, तो ये याद रखिएगा, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करेगा और करेक्ट हो जाएगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पलटेगा। कोई एक वृत्ताकार पथ है, उस पर अगर 4 वाहनों वाला गाड़ी जा रहा है तो किस पे पलटेगा, ऐसे ये है तो ये से घूम रहा है तो कहाँ पलटेगा, बाहरी, जो बाहरी पहिया है उसके ऊपर पलटेगा, तो कौन, बाहरी पहिए पर ये पलटेगा। फिर हम देखते हैं कार्य क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन की क्रिया को क्या बोलते हैं, कार्य कहते हैं। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है, जूल है, और 1 जूल इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर होता है, और सीजीएस सिस्टम में इसको अर्ग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है।
एनर्जी, एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं एनर्जी। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखिएगा कि ये भी वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका भी एसआई मात्रक क्या है, जूल है, दोनों का एसआई मात्रक जूल है। तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², ये फॉर्मूला है, और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी का, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं शक्ति या सामर्थ्य, पावर बोलते हैं इसको। इसका परिभाषा है कार्य, वर्क करने की दर, मतलब रेट को सामर्थ्य पावर कहते हैं। जितना वर्क करने का रेट होगा उसको क्या बोलते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला है कार्य डिवाइडेड बाय समय। ये भी क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक है वाट, इसको वाट बोलते हैं। आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस में मापा जाता है, पावर, उसके पावर को मापा जाता है तो वाट में मापा जाता है, तो इसको जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। एक ये एग्जाम में आता है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 1 हॉर्स पावर, ये भी पावर का है मात्रक, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट होता है, ये याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं कलर, कलर पे आते हैं रंग पे। तो प्राइमरी कलर क्या क्या होता है, एक होता है प्राइमरी कलर, एक होता है सेकेंडरी कलर। तो जो सेकेंडरी कलर बनता है वो प्राइमरी कलर को मिलाकर बनता है। तो प्राइमरी कलर है ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते। उदाहरण कौन कौन है, लाल है, हरा है, नीला है। तो इसको आप याद रखिएगा RGB, RGB से याद कर सकते हैं, R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू है। ये वर्ण त्रिभुज है, ये बहुत ही काम का है। ये ट्राइंगल जो है वो वर्ण त्रिभुज है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा। जैसे लाल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, सियान होगा। ऐसे ही हरा का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, मेजेंटा होगा। नीला का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, पीला है। और इन सारों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, सफ़ेद, सफ़ेद रंग बनता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये ट्राइंगल अगर आप लोग याद रखिएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं। द्वितीयक रंग क्या होता है, सेकेंडरी कलर। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग को सेकेंडरी कलर बोलते हैं। जैसे मेजेंटा हो गया, सियान हो गया, पीला रंग हो गया। यहाँ हम देखते हैं पदार्थों के गुण, द्रव्य की अवस्थाओं के विशेष गुण। तो द्रव्य होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। सॉलिड में क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता होता है। लिक्विड प्रेशर होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है। दाब होता है लिक्विड में, सरफेस टेंशन होगा लिक्विड में, विस्कोसिटी श्यानता होगा, कैपिलारिटी का काम करता है, केशिकत्व, और बायोन्सी प्लवन का भी काम करता है लिक्विड का में होता है। गैस, गैस का क्या गुण है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका गुण है। ये जो टर्म यूज किए गए हैं ये इसी से हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी लिक्विड और गैस में नहीं होता है, केवल सॉलिड में होता है। ये जो दिया गया है ये केवल लिक्विड में होता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये केवल गैस में ही होता है। इलास्टिसिटी देखते हैं, प्रत्यास्था, इसकी परिभाषा है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्ण प्रत्यावस्था वस्तुएं और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। जैसे रबड़ हो गया, बेंड हो गया, स्प्रिंग हो गया, क्वार्टज हो गया, और ये मोम लोहा हो गया। विस्कोसिटी देखें, श्यानता, तो इसका परिभाषा है द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। तो ठोस में श्यानता नहीं होती है, विस्कोसिटी सॉलिड का पार्ट नहीं है, विस्कोसिटी लिक्विड और गैस का पार्ट है। तो गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पे बढ़ती है। ये याद रखिएगा कि जो गैस होते हैं उसका विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, और जो द्रव की श्यानता है ताप बढ़ने पर घटती है। अगर लिक्विड है कोई और उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी घटेगा। तो ये दो में आता है कि विस्कोसिटी किसका ज़्यादा रहता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का विस्कोसिटी घटेगा। प्रेशर, दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू है बल, फोर्स डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल एरिया, फोर्स बाई एरिया इसका फॉर्मूला है। और इसका ऐसे ही मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं या पास्कल बोलते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाले आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, ये एग्जाम में पूछ देगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा ये कौन सा सिद्धांत है, आर्किमिडीज का है या किसी और का है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, इसका परिभाषा है द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। इसका ये सही मात्रक है, न्यूटन पर मीटर है। यदि द्रव का भार नगण्य है, मतलब जीरो हो, तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। ये याद रखिएगा, किसी वस्तु का, किसी लिक्विड का जो भार है, वेट है, वो जीरो है, तो उसकी आकृति क्या होगी, पूरा गोलाकार होगा। उदाहरण, वर्षा की बूंद व साबुन का बुलबुला। ये पूछ देगा कि वर्षा की जो बूंद होती है वो आप देखिएगा गोलाकार होता है, साबुन का बुलबुला होता है वो भी गोलाकार होता है। क्यों, क्योंकि उसका वेट, भार बहुत ही कम है, मतलब जीरो के बराबर है, इसलिए इसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होती है।
उत्प्लावन बल होता है, एक फोर्स होता है किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने से उस पर ऊपर की ओर लगने वाला आभासी बल को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं। किसी अगर वस्तु को आप पानी में डुबा रहे हैं तो जो ऊपर की तरफ बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टि देखते हैं कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब होता है तो P इक्वल टू क्या होता है? HdG। H क्या है? गहराई है, D है द्रव का घनत्व है, डेंसिटी, और G है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन है। ये कहीं पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? ये कोहेसिव फोर्स है, सहसंजक बल। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला कौन सा बल हो जाएगा? ये एडहेसिव फोर्स है, आसंजक बल इसको बोलते हैं। तो एडहेसिव है डिफरेंट पदार्थों के अणुओं के बीच जो लगता है, और सेम पदार्थ के अणुओं के बीच जो लगता है वो कोहेसिव फोर्स है। कैपिलैरिटी देख लेते हैं, केशिकत्व। कैपिलरी ट्यूब में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की परिघटना को कैपिलैरिटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गए ये कि जल का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना। एग्जाम में आता है कि जल का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना क्या कहलाता है, किसके कारण होता है? तो ये कैपिलैरिटी के थ्रू होता है। केशक, तो ये आप देख सकते हैं ये पानी है, फिर इसके थ्रू ऊपर जाता है। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, और फाउंटेन पेन द्वारा स्याही को सोखना, ये सब कैपिलैरिटी के कारण होता है। गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हम देखते हैं कि दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब बराबर में, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? उल्टा, मतलब नीचे, रेशियो में आएगा। ये फॉर्मूला है F = m1 × m2/r²। तो ये आप याद रखिएगा। ये G क्या है? स्थिरांक है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। F क्या है? m1 m2 के अनुक्रमानुपाती है, और r² का व्युत्क्रमानुपाती है। r क्या है? r है दूरी, है उनके बीच की दूरी। केपलर का नियम क्या है? ये इसका 3 नियम इन्होंने दिया था केपलर ने। इसका भी प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। मतलब सूर्य कांस्टेंट है और जो ग्रह है वो चारों ओर एक निश्चित आकार में घूम रहे हैं। तो इसका पहला नियम है। कौन दिया था इसको? ये भी पूछा जाता है कि कौन दिया था, तो ये केपलर ने दिया था। केपलर का द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ है, कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। और तृतीय नियम क्या है? किसी ग्रह के परिक्रमण काल t का वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो t² = AQ। ये बस याद रखिएगा, ये जनरली नहीं पूछा जाता, ये इंपॉर्टेंट है। जो पहला नियम है वो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम नियम। अनुक्रमानुपाती स्थिरांक बोलते हैं, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, जी को। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसका मात्रक क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक पूछ देता है। तो न्यूटन मीटर/किलोग्राम है, और इसका मान क्या होता है? इसका मान है 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर/किलोग्राम² है। तो ये इसका मान भी याद रखिएगा, क्या है? 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर/किलोग्राम²। अब ये है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी। ये है एक्सीलरेशन इसको बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये स्मॉल g से डिनोट होता है, और जो न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो G कैपिटल से डिनोट होता है। मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण जो होता है, जो पृथ्वी का ग्रेविटी होता है उसके कारण उत्पन्न त्वरण को ये बोलते हैं। इसका मात्रक क्या है? मीटर/सेकंड²। और पृथ्वी तल पर जी का मान आता है कि सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ पे होता है? पृथ्वी पे। सबसे कम होता है विषुवत रेखा पे, मतलब इक्वेटर पे, और सबसे अधिक होता है ध्रुवों पे, मतलब पोल पे सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम होगा इक्वेटर पे होगा। जी का ये फॉर्मूला है GME/RE²। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है पलायन वेग, स्कीपिंग वेलोसिटी होता है। इसका परिभाषा है कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है। तो इसका ये है कि किसी भी चीज़ को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इतना तेज फेंकिए कि वो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय एरिया है उससे बाहर निकल जाए, फिर पृथ्वी अपने पास नहीं खींच पाएगी, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। तो ये क्या होता है? पृथ्वी का जो मान होता है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, स्कीपिंग वेलोसिटी क्या होता है? तो ये है 11.2 km/s, 11.2 km/s होता है। और ये फॉर्मूला है √2GRE। RE है पृथ्वी की त्रिज्या। और यही अगर मून की बात करें, पलायन वेग कितना होता है मून का, चंद्रमा का है 2.3 km/s। तो ये याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर है अर्थ का, 2.3 किलोमीटर है चंद्रमा का।
ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा, तो ये कम हो जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्या होती है, सुस्त हो जाती है। घड़ी लोलक जो घड़ियाँ होती है उसमें क्या होता है, गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है कि ये लंबी हो जाती है थोड़ी। कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है, किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे ट्रैक किया जाता है, तो ये डॉपलर इफेक्ट द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जाता है। कक्षीय चाल या एवं पलायन वेग का संबंध है v इक्वल टू होता है √2 v, ये याद रखिएगा। वह भारतीय जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो न्यूटन से बहुत साल पहले ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। कौन था, ब्रह्मगुप्त ने। अब हम देखते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाश की, लाइट। ऊर्जा का एक रूप जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, लाइट। इसकी विशेषताएं हैं कि ये सीधी रेखा में संचरण करता है, गमन करता है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, और जो साउंड होता है वो प्रत्यावर्तित, और ये निर्वात में भी संचरण कर सकता है। अगर निर्वात जहाँ हवा भी नहीं है वहाँ भी लाइट गमन कर सकती है, जबकि जो साउंड होता है वो निर्वात में गमन नहीं करता है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है लाइट का, वेवलेंथ, इसका 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। अब हम देखते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर सबसे पहले कौन दिया था, तो ये दकार्ते हैं, ये सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, लेकिन सर आइजैक न्यूटन द्वारा ये विकसित किया गया था कि प्रकाश पार्टिकल नेचर का होता है। और वेव नेचर का कौन प्रूव किया था, वेव नेचर का, तरंग प्रकृति का, तो क्रिस्टियान हाइगेंस के द्वारा विकसित किया गया था, और ये परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या करता है। इसके थ्रू ये वेव नेचर, लाइट वेव नेचर होता है, किसके चलते, परावर्तन और अपवर्तन के चलते। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल होता, माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, सरल माध्यम से विरल में जाए। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है, तो ये याद रखिएगा, प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो होती है वो निर्वात में होती है। निर्वात में इसका क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दर्पण, मिरर किसको बोलते हैं, मिरर, परिभाषा है कि चिकनी तथा उच्च पालिश युक्त परावर्तक सतह होता है एक साइड, उसको मिरर बोलते हैं। तो समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है। उत्तल को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, अवतल को कॉन्केव मिरर बोलते हैं, और एक परवलयाकार दर्पण होता है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल परावर्तक पृष्ठ वाला दर्पण होता है। इसमें प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है, जो भी इमेज बनता है उसका विशेषताएं होता है कि प्रतिबिंब आभासी होता है तथा सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो ये आता है एग्जाम में कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर किस दर्पण में बनता है, तो ये समतल दर्पण में बनता है, प्लेन मिरर में ही बनता है। प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी पर किंतु विपरीत सतह पर स्थित होती है। वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी आवश्यक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि जो वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब का दर्पण की ऊंचाई जो होती है वो वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी जरूरी है। 10 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और अगर दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु की प्रतिबिंब अनंत होगा। ये याद रखिएगा, 10 डिग्री कोण पे रखते हैं दो समतल दर्पण को तो 3 ही इमेज बनेगा, लेकिन दो समानांतर जगह पे समतल दर्पण रखते हैं तो पर इमेज कितना बनेगा, ये अनंत बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। और इसमें प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमित होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है प्लेन मिरर का, एक तो चेहरा देखने हेतु उपयोग किया जाता है, दूसरा बहुदर्शी होता है, कैलियोडोस्कोप में यूज होता है, और एक पेरीस्कोप में यूज होता है। ये याद रखिएगा, पेरीस्कोप अक्सर पूछा जाता है कि पेरीस्कोप में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो इसमें समतल दर्पण ही यूज होता है पेरीस्कोप में। गोलीय दर्पण देखते हैं। गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है, एक है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा है अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर। ये देख सकते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्केव मिरर है। बाहर की ओर उभरी सतह से परावर्तन होता है कॉन्वेक्स मिरर में, और इसमें अंदर की सतह से मुड़ी सतह से परावर्तन होता है कॉन्केव मिरर में। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण में, मतलब साइड व्यू मिरर में, जो गाड़ियों में लगा रहता है साइड व्यू मिरर, उसमें यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है, आवर्धक लेंस में होता है, सन ग्लासेस में भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। वही कॉन्केव जो होता है वो टॉर्च एवं वाहनों की हेडलाइट्स में होता है, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों के इलाज में यूज होता है, सेविंग दर्पण में यूज होता है, सोलर फर्नेस में यूज होता है, खगोलीय दूरदर्शी में होता है, और सैटेलाइट डिश में भी कॉन्केव मिरर ही यूज होता है। तो ये जहाँ जहाँ यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं।
लेंस, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक समान पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ वक्रीय हो सकते हैं उसको लेंस बोलते हैं। ये क्या है? बाइफोकल लेंस है। ये कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस है। ये है बाई कॉन्केव लेंस है। ये कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है और प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस है। इसमें क्या होता है? केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर ये पतला होता है। इसका अन्य नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और बाई कॉन्वेक्स लेंस इसको ये भी बोलते हैं। बट ये जरूर पूछा जाता है कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिसारी लेंस। और इसका जो प्रयोग होता है वो माइक्रोस्कोप में होता है, कैमरे में होता है और ये दूर दृष्टि दोष या हाइपर मेट्रोपिया के सुधार हेतु यूज होता है। और दूरबीन में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं दिखती है, नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती है। और वहीं कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, केंद्र पर पतला परंतु किनारों पर ये मोटा होता है। इसका अन्य नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। ये इंपॉर्टेंट है। अपसारी लेंस, ये याद रखिएगा। डाइवर्जिंग लेंस है कॉन्केव और कन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स। इसका प्रयोग होता है कॉन्केव लेंस का निकट दृष्टि दोष के निवारण में, वाहनों की हेडलाइट में और स्ट्रीट लैंप में कॉन्केव लेंस का यूज होता है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मूल पथ से विचलन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देख सकते हैं कि ये इनकमिंग रे है, आपतित किरण है और यहाँ ये ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये ऐसे मुड़ गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे क्योंकि ये अपने पथ से भटक गई, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण कि जल में डूबी हुई छड़ का बाहर से देखने पर छोटी और सतह पर मुड़ी हुई दिखना, ये होता है एग्जाम्पल है। पानी से भरे बर्तन में पड़े सिक्के का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना, ये भी रिफ्लेक्शन का कारण होता है। और तारों का टिमटिमाना भी रिफ्रैक्शन का कारण होता है, मतलब अपवर्तन के कारण ये सारी चीजें होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या है? कि निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ये याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। और इसका मात्रक क्या है? प्रतीक क्या है? म्यू, म्यू इसको बोलते हैं। फिर देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण हेतु आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, क्रांतिक कोण मतलब क्रिटिकल एंगल से अधिक होने पर किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित वापस लौट जाना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसके लिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि इंसिडेंट रे है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका परिभाषा है कि माध्यम में निहित विभिन्न पदार्थों के कणों से टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना, क्या बोलते हैं इसको? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ का उल्टा होता है 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स होता है। तो ये याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा उसका वेवलेंथ होगा उतना कम उसका प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। उदाहरण है आकाश एवं समुद्र का रंग नीला रंग दिखता है। अगर आप आकाश को देखिए या समुद्र को देखिए तो उसका रंग क्या दिखता है? उसका रंग नीला होता है। किसके कारण उसका रंग होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में समान दिशा की ओर गमन करने पर उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन की परिघटना को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। इसके एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि साबुन के बुलबुलों पर जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखना। अगर साबुन का जैसे बुलबुला है या जैसे तेल है, अगर जल की सतह पे वो है तो वो रंगीन दिखता है। किसके चलते? ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते। सीडी एवं डीवीडी का रंगीन दिखना, जैसे सीडी या डीवीडी होता है वो भी रंगीन दिखता है। किसके कारण? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हम देखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरण के गुजरने पर उसका विभिन्न रंगों में विभाजन। अगर कोई भी प्रकाश ये आ रहा है, ये प्रिज्म है, तो कलर 7 रंगों में, ये 7 रंगों में वाइट कलर बढ़ जाती है। तो इसका क्या है? ये इसका शॉर्ट फॉर्म ये है विवग्योर। कैसे याद रखते हैं? विवग्योर, वी से वायलेट बैगनी, आई से इंडिको जामुनी, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से नारंगी ऑरेंज और आर से लाल रेड। और ये इंद्रधनुष के रंग के कलर भी होते हैं। जो इंद्रधनुष का रंग का कलर होता है वो नीचे से ऊपर ऐसे ही होता है, विवग्योर। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है। तो बीच का रंग क्या होगा? जी वाला होगा। बीच में कौन है? जी है, ग्रीन है, इसलिए ये भी आपको विवग्योर इस तरीके से आपको याद रखना है। कुछ एमसीक्यू टाइप का फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, भौतिक विज्ञान से। पहला यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होगा।
समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसे जूल और कैलोरी, ये सेम यूनिट है डिफरेंट सिस्टम में। विद्युत विभव जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ये इंपॉर्टेंट है। रीगल मेन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है। रीगल मेन स्केल का उपयोग किसके मापन में होता है? तो ये डेंसिटी को मापता है, घनत्व को। कौन? धुआं को ये मापता है। ये याद रखिएगा कौन सा स्केल है? रीगल मेन। यहाँ सुमेलित करना है, ये सुमेलित ही है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर है। उष्मा का जूल है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता होती है, एक्टिविटी होती है, वो किस में मापी जाती है? बेकुरल में मापी जाती है, क्यूरी में नहीं मापी जाती। आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि रेडियो एक्टिविटी की जो सक्रियता मापी जाती है वो क्यूरी में तो नहीं, क्यूरी में नहीं नापी जाती, ये बेकुरल में नापी जाती है। दाब का भी देखा पास्कल, बल या शक्ति का न्यूटन में, ताप टेम्परेचर का किस में? केल्विन में, और ऊर्जा का जूल में। ये सही मात्रक है, ये केल्विन। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। कार्य का मात्रक है, कार्य का यूनिट क्या है? जूल है। तेल का एक बैरल लगभग होता है, हम तेल जो आता है हम सुनते हैं 1 बैरल 2 बैरल, तो बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 1 बैरल में याद रखिएगा 159 लीटर होता है, 159। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो मास होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, वो या अर्थ पे हो या सन या मून पे हो या किसी भी प्लानिट पे हो, बट जो भार होता है, वेट हर जगह चेंज हो जाएगा। पृथ्वी पे जो वेट रहेगा वो चंद्रमा पे चेंज हो जाएगा, जो चंद्रमा पे रहेगा वो पृथ्वी पे चेंज होगा। तो ये याद रखना है कि मास कांस्टेंट रहता है। सदिश राशि है, तो ये विस्थापन हमने देखा ही। डिस्प्लेसमेंट, माप की वह इकाई जिसको 0.3 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो ये सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, ऊर्जा की है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, ये विद्युत उत्पादन जो मापा जाता है वो मेगावाट में मापा जाता है। किलोवाट घंटा मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का ही है। 1 किलो वाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति क्या होगी? 115 मील प्रति घंटा के बराबर। ये कुछ यंत्र का नाम है, इसमें दिया हुआ है कि ये किस में नापते हैं। वायु की जो गति होती है वो किस में नापते हैं? एनीमोमीटर में। विद्युत धारा एमीटर में। घूर्णन की गति ये टेकोमीटर में नापा जाता है। और उच्च ताप पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर अगर नापना हो तो वो पायरोमीटर से नापा जाता है। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है, तो ये वर्ग मील नहीं होता है। ये है कुछ राशि और ये इकाई। उच्च वेग मैक में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। प्रेशर पास्कल में, ऊर्जा जूल में। एक्सेलरेशन किस में नापा जाता है? ये यूनिट याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल फोर्स का न्यूटन है, कार्य का जूल है, और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। जो द्रव की प्रवाह होती है, द्रव की प्रवाह की दर को किस में नापा जाता है? क्यूसेक। आप सुने होंगे कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया किसी डैम से, तो ये क्यूसेक में नापा जाता है। कंप्यूटर बाइट होता है। भूकंप की जो तीव्रता होती है अर्थवेग की, वो रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। और प्रेशर बार में। ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो नॉट बोला जाता है, नॉट तो समुद्री जहाज की जो गति होती है वो नॉट में नापी जाती है, लेकिन नॉटिकल मील है वो नौ संचालन की दूरी होती है। कितना नॉटिकल मील दूर है, तो ये दूरी नापी जाती है। लेकिन केवल नॉट हो तो वो समुद्री जहाज की गति नापी जाती है। कैलोरी उष्मा होता है। वेक्टर है, बल फोर्स जो होता है वो वेक्टर होता है। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ देखते हैं डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं, तो ये परमाणु घड़ी पायरोमीटर कहा जाता है। विकिरण तापमापी को कहा जाता है। पायरी हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किसका उपयोग होता है? पायरो हिलियोमीटर। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर को। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर ही है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है, वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सुनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं। द्रव क्रिस्टल युक्त होता है। रक्त दाब मापने के यंत्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है जो ब्लड प्रेशर नापते हैं, सिफ्गेनोमीटर इसका नाम है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर नापने में, इसका यूज होता है। पारे का साधारण ताप मापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। ये आमीटर किसको नापता है? विद्युत धारा को। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को, मतलब सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर प्रेशर को। और स्प्रिंग तुला जो होता है वो भार को नापता है।
स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज होता है। स्फेनोमीटर ये रक्तचाप नापने के लिए मतलब ब्लड प्रेशर नापने के लिए यूज होता है। कैरेटोमीटर ये सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए यूज होता है। और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए होता है। एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता। ये याद रखिएगा, प्रेशर बैरोग्राफ और ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फैदम में नापी जाती है। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो माप करता है। क्या माप करता है जो पॉलीग्राफ होता है? तो वो मस्तिष्क जो ब्रेन की सक्रियता एवं हृदय गति दर को नापता है। ब्रेन की एक्टिविटी और जो हार्ट रेट है उसको वो नापता है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती है, पराश्रव तरंगे। अब हम देखते हैं कि यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, मैकेनिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये है कि शून्य द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो होते हैं उनके जीरो मास होता है। भिन्नात्मक चार्ज होता है क्वार्क का, भिन्नात्मक स्पिन होता है पॉजिट्रॉन का, और इंटीग्रल स्पिन किसका होता है? बोसॉन का होता है। सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की, दोनों ही होता है एक सितार में जो ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये पढ़े ही थे हम लोग कि न्यूटन का ये नियम है। कौन सा न्यूटन का नियम है? ये थर्ड न्यूटन का नियम है। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रही हो। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा तो क्या भार होगा? 0। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा बोले तो मास और भार बोले तो वेट। तो वेट कितना बढ़ जाएगा? वेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटी चंद्रमा के ग्रेविटी से ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी पे कोई किसी भी वस्तु का वेट चंद्रमा से ज़्यादा होगा। तो ये याद रखिएगा, ग्रेविटी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या होगा? भार घट जाएगा। अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा तो ग्रेविटी घटेगा तो वेट भी घटेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी तो आयतन जो वॉल्यूम होगा वो नहीं चेंज होगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है। क्यों? जो पीसा की मीनार है उतनी गिरती है क्योंकि वो तिरछी है, क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, ग्रेविटी का केंद्र है, वो जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर है, इसलिए ये नहीं गिरती है। ग्रेविटी का चक्कर है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, और जो जेट इंजन है वो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पे करता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा, तो वस्तु का जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो बार बार यहाँ पे आ रहा है कि जो मास है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा, बस जो भार है वेट है वो बढ़ेगा या घटेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो जब जितना है उसका चौथा भाग हो जाता है। अब किसी वस्तु का भार क्या होता है कि ध्रुवों पे जो पोल है उस पे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पोल पे ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, इक्वेटर पे सबसे कम है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार होगा 0। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पे, पोल पे। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है कि यह तूफान आने वाला है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपवर्तित रहेगी। ये देखते हैं साउंड एंड वेव मोशन। ये मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है कितने? 1000 हर्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता होती है, सुनने की जो शक्ति होती है वो कब तक बनी रहती है? ये 1/10 सेकंड तक रहती है किसी भी बात का। और जो दृष्टि की दृढ़ता होती है वो 1/16 सेकंड होती है। तो याद रखिएगा, सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड तक और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड तक रहती है। आवासीय क्षेत्र का जो होता है शोर स्तर साउंड का वो 55 dB होता है। शांत क्षेत्र का 50 है, औद्योगिक क्षेत्र का इंडस्ट्रियल का 70 है, और जो व्यापारिक क्षेत्र होता है उसका 65 dB है। ये साउंड का है। पराध्वनि विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। जो पराध्वनि विमान है क्योंकि वो मैक में होता है तो 1 मैक से ज़्यादा रहता है इनका, इसलिए ये ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है तारत्व, पीच है। तो पीच किस पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पे।
ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है। तो ध्वनिग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग? स्टील में होता है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें होती है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें होती है। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो IR व रेडियो तरंगों का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है कब? जब ये 80 dB से अधिक होगा तब ध्वनि पोल्यूशन होता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती या प्राप्ति नहीं होती। तो ये किसके द्वारा? संचालन, संवहन और विकिरण के द्वारा होता है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती है। साउंड वेव जो होता है वो सॉलिड में भी जाएगा और गैस में भी जाएगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती तो निर्वात में नहीं जाती है। लाइट हम देखते हैं कि प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है, तो अधिक गति नहीं है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, तो धूल कण है। ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। दो एक जैसे बल्ब को प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो ये समानांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तब ज़्यादा रोशनी मिलेगी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का, जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है, विकिरण का अपवर्तन नहीं करता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो भी लाइट आता है वो उसको अवशोषित कर लेता है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, किस फील्ड में दिया गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इनको दिया गया था। जिसका वेग अधिकतम होता है, तो लाइट का। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, लगभग 8 मिनट लगता है। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। हमने देखा हरा रंग होता है विबग्योर, तो जी बीच में है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7 होती है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये बेस्ड है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, ये अपसारी लेंस का काम करता है, मतलब कॉनकेव लेंस का काम करता है, कॉनकेव लेंस। ये कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, ये भी क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल होता है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है। फिर हम देख लेते हैं विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत की स्त्री जो प्रेस होती है, हीटर, विद्युत की केटली आदि तत्व किस एलिमेंट से बनी होती है? तो ये नाइक्रोम से बने होते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध जो होता है वो घटता है और चालकता बढ़ती है। बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अर्धचालक जर्मेनियम अर्धचालक होता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, जो भी ट्रांसफार्मर होता है वो AC वोल्टेज से का उपचयन करता है या अपचयन करता है, वोल्टेज को कम बेस करता है। प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग होता है ये ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता है कि ये इसका उच्च प्रतिरोधक शक्ति होता है और निम्न गलनांक होता है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो ये मोटर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक होता है, सेमी कंडक्टर। न्यूक्लियर फिजिक्स देखते हैं। नाभिकीय भौतिकी, एक नाभिकीय गुण है रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो धर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। कौन सा है? भारी पानी का। प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, होता है समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टरों में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, जबकि परमाणु बम में ऑन कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल नहीं किया जाता। एटम बम के सिद्धांत का आधार है नाभिकीय विखंडन है।
परमाणु बम का कार्यकारिणी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारिणी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया का सिद्धांत पर है हाइड्रोजन बम है, क्योंकि हाइड्रोजन बम अनकंट्रोल होती है। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि वाष्पीकरण के कारण, इवोपरेशन के कारण होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी का जो सतह है वह वक्राकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा, नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा, क्योंकि नदी से ज़्यादा समुद्र सेलाइन होता है, ज़्यादा नमक होता है समुद्र में, इसलिए जो भी जहाज नदी से समुद्र में जाएगा तो वो ऊपर की तरफ उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है IR किरणें और रक्त किरणें। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पे खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो होगी वो बढ़ेगा, क्योंकि अतिरिक्त हवा अंदर जाएगा तो वेट बढ़ेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है उष्मीय ऊर्जा का। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। ये है स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, जो रेन ड्रॉप होता है वो स्पेरिकल फॉर्म में होता है, क्यों? क्योंकि ये सरफेस टेंशन के चलते रेन ड्रॉप स्पेरिकल होता है। द हाईएस्ट विस्कोसिटी एमॉन्ग वाटर, एयर, ब्लड एंड हनी, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी इसमें से किसका होता है? तो हनी का होता है। एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे मैक्सिमम कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। What is the law in which under the same conditions of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules? तो ये डेफिनेशन है एवोगाड्रो लॉ का, एवोगाड्रो फॉर्मूला। A piece of ice is floating in a beaker containing water of to its brain. When whole of the ice melt, the water level will not change. अभी मैंने बताया जो अगर कोई भी गिलास में आइस डाली गई है पानी में तो उसका जो लेवल होगा वो आइस खत्म भी हो जाएगा तो उतना ही रहेगा। कूलिंग इन एयर कंडीशनर इज ड्यू टू कंप्रेशन एंड रिलीज ऑफ गैस। द सडन राइज इन बैरोमीटर इंडिकेट मोस्ट ड्राई क्लाइमेट। इन अ वेरी कोल्ड वेदर द ऑफ वाटर हेल्प टू सिक्योर द एक्वेटिक लाइफ। तो एक्सपेंशन के चलते एक कोल्ड वेदर में एक्वेटिक लाइफ सेफ होती है। द विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन कितना होता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर होता है। द वेव लेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट क्या होता है? बोथ वेव एंड पार्टिकल, वो वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम विल पासिंग थ्रू ग्लास, वैक्यूम, वाटर एंड एयर। किसमें स्पीड ऑफ लाइट का जो स्पीड होगा वो मिनिमम होगा? तो ग्लास में सबसे कम होगा। द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, अभी हमने देखा 8.5 मिनट होता है। द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या नहीं चेंज होता है? तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये याद रखिएगा, जब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, स्टार टिमटिम करता है रात में, किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन है। Sky is blue because short wave are scattered more than long wave by atmosphere. Sea seems blue due to reflection of sky and scattering of light by drops of water. When a soap film on the water is seen in the daytime, it shows beautiful color. This phenomena is due to, ये फिनोमेना किसके चलते होता है? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के चलते होता है। सेविंग के लिए कौन सा यूज होता है? मिरर, कॉन्केव मिरर यूज होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन होता है? साउंड वेव होता है। साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल। कॉस्मिक रे क्या होता है? आर चार्ज पार्टिकल, कॉस्मिक रे होता है चार्ज पार्टिकल होता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव थ्रॉड कॉल्ड, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फॉलोइंग रे आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज, इंटेस्टाइनल डिजीज में किस रे का यूज होता है? तो एक्स रे का यूज होता है। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ। द नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड कॉरस्पॉन्ड टू नॉइज फ्रॉम ए मशीन। जब 100 डेसिबल का होगा नॉइज तो कहाँ से, किसका हो सकता है? मशीन का, किसी मशीन शॉप का होगा। ऑडियोमीटर क्या मेजर करता है? तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मॉडर्न टेलीफोन यूज रेडियो वेव। द टाइम इज मेजर्ड इन वॉच बाय क्वार्टर। ये टर्बाइंस है एंड डायनेमो है, ये यूज होता है कि कन्वर्ट विच एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो हीट लॉस, हीट लॉस नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये जो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज होता है किस पे काम करता है? ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जो स्पीड ऑफ फैन किस पे डिपेंड करता है? तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना कि करंट पे, वोल्टेज पे ये डिपेंड करेगा। द लीड यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल।
ये फॉर्मूला है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन एलोंग ए कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन ऑकर्स एलोंग इट, दिस फिनोमेना इज नोन एज थॉमसन इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर, इसका क्या होता है? जीरो परमिएबिलिटी होती है। ऑन हीटिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज। एमॉन्ग कॉपर, जर्मेनियम, ग्रेफाइट एंड सिल्वर द फॉलोइंग मेटल इज यूज एज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में किसका यूज होता है? जर्मेनियम का होता है और सिलिकॉन का। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार, रडार का इन्वेंटर कौन किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन इज फेमस फॉर, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फेमस है और इसी के चलते इनको नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही प्रेजेंट किया था। सर सीवी रमन रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द ईयर, कब किया था ये? इन्होंने 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले शॉर्ट नोट्स हमने फिजिक्स का देखा, भौतिकी का, फिर कुछ एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखे। अगर आप एक दो बार ये देख लीजिएगा तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम। इसमें रसायन विज्ञान का, रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अगर साइंस पोर्शन आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ हो गया, दरोगा हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम में साइंस आता है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए एक बार जरूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। परमाणु संरचना, एटम का जो संरचना होता है वो ये है, परमाणु होता है। तो एटम की जो परिभाषा है परमाणु की, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। कोई भी एलिमेंट का, तत्व का वो छोटा से छोटा कण जो रासायनिक, जो केमिकल रिएक्शन में बिना बदले हुए भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इसका जो आकार होता है, साइज होता है, वो सबसे छोटा होता है। जैसे हाइड्रोजन का, अगर हम हाइड्रोजन के एटम का आकार लें तो इसका 0.28 एंगस्ट्रॉम होता है और अन्य का इतना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि सबसे हल्का कौन सा होता है, कौन सा एलिमेंट होता है या एटम होता है, तो ये हाइड्रोजन होता है। और इसकी जो खोज करता है, तो हाइड्रोजन की जो खोज करता है वो हेनरी कैवेंडिश हैं और इसका नाम लेवोसियो ने रखा था। परमाणु की संरचना जो है वो हम देखें। परमाणु की संरचना ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो जो अस्थायी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वही अगर अस्थायी की बात करें तो इसमें पॉजिट्रॉन होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, मेसॉन होता है और न्यूट्रिनो होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, इसका चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी अगर एलिमेंट है उसके जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, यहाँ ये न्यूक्लियस हो गया और ये बाहर का हो गया। तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ये जो बाहर घूमता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि किसी भी एलिमेंट के तत्व में न्यूक्लियस में क्या होता है, तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आउटर एरिया में इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है, डिस्कवर कौन किया था इलेक्ट्रॉन को, तो ये एग्जाम में आता है। तो ये जे थॉमसन ने किया था 1897 में, 1897 में। इसका जो द्रव्यमान होता है ये परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो विशेषता होती है तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऋण आवेशित कण होता है और इस पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है 1 माइनस में होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और इसका द्रव्यमान है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो खोज करता है इस पे चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को देखें तो इसके जो खोज करता है प्रोटॉन के, ये गोल्डस्टीन है, लेकिन इसके जो खोजकर्ता माने जाते हैं रदरफोर्ड को माना जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं देखिएगा गोल्डस्टीन लिखा रहता है, कहीं कहीं रदरफोर्ड लिखा रहता है। लेकिन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने ये प्रोटॉन नाम नहीं दिया था कि ये प्रोटॉन ही है। ये बस गोल्डस्टीन ने बोला था चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है जो कैथोड से निकल के एनोड पे जा रहा है, लेकिन इसका नाम नहीं दिए थे। लेकिन जो रदरफोर्ड है इन्होंने नाम दिया था और प्रूव किया था कि ये प्रोटॉन ही है जो कैथोड से एनोड पे जा रहा है। इसलिए इसके खोजकर्ता किसको माना जाता है? रदरफोर्ड को माना जाता है। द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के ये बराबर होता है, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कि देखिए द्रव्यमान ये हाइड्रोजन परमाणु के 1/1837 होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, धन आवेशित कण होता है। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और इसका टोटल द्रव्यमान जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। हम देखेंगे न्यूट्रॉन की जो खोज करता है, डिस्कवरर है, वो जेम्स चैडविक है। 1932 में किया था चैडविक ने
और न्यूक्लियॉन्स मैंने वही बताया कि न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी जो विशेषता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और इसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर या प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये मैंने बताया जो एटम का स्ट्रक्चर होता है कि बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और जो बाहर घूम रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। ये एटॉमिक ऑर्बिट होता है। अब एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है वो जेड से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जो भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है वही परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कहलाता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक स्थिर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। द्रव्यमान संख्या देखें, मास नंबर, इसको ए से डिनोट करते हैं। और जो द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर, वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, तो इसको मास नंबर बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना संभव है, और द्रव्यमान संख्या इक्वल टू एटॉमिक मास होता है, ये भी बोल सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसकी जो परिभाषा है, ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। कोई भी आयन है, परमाणु है, अगर दिया हुआ है तो उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर सेम इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जैसे ये है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें प्रत्येक में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर सारे में देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सोडियम का होता है, इनमें सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 होता है, जिसमें से प्लस चार्ज दिया हुआ है। अगर प्लस दिया हुआ है मतलब ये 1 माइनस हुआ है, 1 माइनस तो 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 है। मैग्नीशियम का क्या होता है, 12 होता है, 12 में से 2 प्लस है तो 2 माइनस हुआ है, तो इसका भी 10 हो जाएगा। तो इसको सम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। अब देखते हैं आइसोटॉप्स, समस्थानिक क्या होते हैं। तो समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु, आइसोटॉप्स उसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, उसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो वही हुआ एटॉमिक नंबर। किसको बोलते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक मास क्या होता है, ए प्लस एन, प्रोटॉन प्लस पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें से न्यूट्रॉन हम हटा देंगे तो वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, आइसोटॉप्स हो। अब हम देखेंगे आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, समभारित, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु। मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, उसको आइसोबार बोलेंगे। समभारिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान किंतु प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग, वही प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर हो जाता है। जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, ये जो एटॉमिक मास है, ऊपर जो भी हम एलिमेंट लिखते हैं अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये एटॉमिक मास है, और यहाँ पे जो लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एटॉमिक भार सेम है 3 ये डिफरेंट है, तो इसको आइसोबार बोलते हैं। आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक, ये किसको बोलते हैं, ये आता है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आ जाता है। तो भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, अगर न्यूट्रॉन सेम है तो वो आइसोटोन है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर हम माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 30 में से 14 गया कितना, 16, 31 में से 15 गया 16, 32 से 16 गया 16, तो ये न्यूट्रॉन सेम आ रहा है। न्यूट्रॉन अगर एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर हम माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन मिलता है। देखेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, इसमें रेडियो एक्टिविटी में 3 किरणें होती है, अल्फा, बीटा और गामा। परिभाषा है, यूरेनियम, थोरियम एवं रेडियम आदि पदार्थों द्वारा स्वतः भेदी किरणें उत्सर्जित करने का गुण होता है इसमें, नाभिकीय प्रक्रिया न कि रासायनिक प्रक्रिया। ये आता है एग्जाम में कि जो रेडियो एक्टिव विघटन है वो क्या एक न्यूक्लियर रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है, तो ये याद रखिएगा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन नहीं है। भारी नाभिकों परमाणु क्रमांक 83 से आगे में पाए जाने वाला गुण, 83 से आगे जाएगा तो रेडियो एक्टिव अप्रोक्सीमेट मिलते हैं। तो इसका रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया था, तो ये याद रखिएगा बेकरल ने किया था। बेकरल के द्वारा यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी, और मेरी क्यूरी द्वारा थोरियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। ये आता है कि थोरियम में कौन किया था, मेरी क्यूरी ने किया था, और बेकरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। मेरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की गई थी। पोलोनियम की खोज कौन किया था, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी द्वारा वर्ष 1902 में यूरेनियम अयस्क पीच ब्लेंड से यूरेनियम से 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की गई। तो ये आता है रेडियम का खोज किसने किया है, तो रेडियम का खोज मेरी क्यूरी ने किया है। वर्तमान शताब्दी में खोजे गए नवीन रेडियो एक्टिव तत्व कौन है, रेडॉन है, प्रोटो एक्टिनियम है, एक्टिनियम है, फ्रांसियम है। तो ये जनरल नहीं पूछा था, लेकिन ये याद रखिएगा, रेडियम की खोज किसने किया था, मेरी क्यूरी ने, और यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकरल ने, और थोरियम में मेरी क्यूरी ने किया था। और यहाँ पे पोलोनियम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे अल्फा रे। अल्फा रे के बारे में, अल्फा किरण में क्या क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, पेनेट्रेटिंग पावर इसका क्या होता है, ये
पेनेट्रेटिंग पावर है 0.002 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पे रहता है, अल्फा किरण पे पॉजिटिव चार्ज, और ये अल्फा रे का जो प्रतीक है ये है हीलियम 4 2 क्या है एटॉमिक नंबर, 4 है एटॉमिक मास, और ये प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव करता है या नहीं, ये पूछा जाता है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव करता है, इफेक्ट डालता है और प्लेट को काला कर देता है। इसका जो आयोनाइजेशन पावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अल्फा रे का आयोनाइजेशन पावर ये बहुत ही ज़्यादा होता है, बीटा किरणों से 100 गुना और गामा किरणों से 10,000 गुना ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन पावर। और विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपण, चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपण होता है। तो ये विक्षेपण कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। बीटा किरण का देख लीजिए, बीटा रे का, तो इसका जो प्रकृति होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है, नेगेटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, ये है बीटा 10 या इलेक्ट्रॉन 10, मतलब मास 0 होता है, 0 का ये मास देख सकते हैं 0 के बराबर लगभग है, और एटॉमिक नंबर इसका 1 इसका इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो वेग होता है वो प्रकाश के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है इसका बीटा रे का, और अल्फा रे का क्या है, प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या प्रभाव करता है, तो कंपेयर टू अल्फा रे में के मामले में कम प्रभाव करता है, कम काला करता है। और ये धन आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपण होता है, क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव होता है, और इसका आयोनाइजेशन अल्फा किरण से कम होता है 100 गुना, लेकिन गामा रे से ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर इसका होता है। गामा रे देखें, गामा रे क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, और इसका वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका भी वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और इसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये याद रखिएगा कि पेनेट्रेटिंग पावर, ये भेदन क्षमता अगर पूछे अल्फा बीटा गामा रे में सबके से ज़्यादा किसका होता है, तो गामा रे का होता है। वही अगर आयोनाइजेशन पावर पूछे तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, अल्फा रे का, और सबसे कम गामा रे का, और पेनेट्रेटिंग पावर सबसे कम किसका, अल्फा रे का। तो ये होगा, बस एक याद रखिएगा, दूसरा उसका अपोजिट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज इस पर नहीं रहता है, उदासीन होता है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा एंड बीटा किरणों की अपेक्षा प्लेट को सबसे कम काला करता है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट में सबसे कम होता है। ये कुछ परीक्षा दृष्टि दिया हुआ है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में ये याद रखिएगा कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि हीलियम का क्या है, 2 है एटॉमिक नंबर और 4 है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास 4 है, 2 है एटॉमिक नंबर, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन हो गया, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित करता है, जो भी कक्षा होता है परमाणु में उसको भरने के लिए कौन सा थियरी अपनाया जाता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल यूज होता है, ये याद रखिएगा, ऑफ बाउ। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो ये गाइगर काउंटर में मापी जाती है, गाइगर काउंटर में मापा जाता है। रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन है, मैंने अभी बताया था कि बेकुरल है, ये बेकुरल अंटोइन हेनरी बेकुरल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन तथा विलयन, ये है फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और ये रिवर्सिबल होता है, इसमें मतलब रिवर्सिबल संभव है। बर्फ को गर्म किया जाना ये फिजिकल चेंज है, जल को गर्म करना ये भी फिजिकल चेंज है। और स्थायी परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है। और वही केमिकल चेंज में देखें, रासायनिक परिवर्तन में, तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है और पदार्थ का द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, और ये इरिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल। और अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, जैसे केमिकल चेंज का है कागज का जलना, केमिकल चेंज है। लोहे में जंग लगना, दूध से दही जमना, और भोजन का पकना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। अब हम देखेंगे विलयन, सोल्यूशन। ये परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसी को सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन भी कई प्रकार के होते हैं डिफरेंट, जैसे सेचुरेटेड सोल्यूशन है, संतृप्त सोल्यूशन, ऐसी अवस्था जब विलयन में विलय घुलना बंद हो जाता है। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं, विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घोला जा सके, और संतृप्त विलयन कहलाता है। ओवर सेचुरेटेड सोल्यूशन, अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक और संतृप्त विलयन की मात्रा कम होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। डाइल्यूट सोल्यूशन किसको बोलते हैं, विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है, तो ये याद रखिएगा। और सोलुबिलिटी क्या होता है, विलयता, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को सेचुरेट करने के लिए आवश्यक होती है। विलयता विलयन के ताप, विलय तथा विलायक की प्रकृति और विलय के कणों के आकार पर निर्भर करता है। सोल्वेंट को विलायक बोलते हैं, और सोल्यूट को विलय बोलते हैं। तो सोल्वेंट विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन में विलीन डिजोल्व पदार्थ को विलय कहते हैं। तो सोल्वेंट ज़्यादा होगा, सोल्यूट का मात्रा कम होगा। ओस्मोसिस देखेंगे हम, परासर क्या होता है, तो ये वाटर मोलिक्यूल मोशन है, ये वाटर मोलिक्यूल है, ये ओस्मोसिस हो रहा है। यहाँ से ये सेमी मेम्ब्रेन लगा दिया गया है और यहाँ से ओस्मोसिस हो रहा है।
इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को अपने में से होकर आर पार जाने देती है, परंतु विलय के अणुओं को नहीं। तो ये होता है सोलवेंट केवल पार होगा, इससे सोल्यूट पार नहीं होगा। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह स्पॉन्टेनियस फ्लो को ही ओस्मोसिस बोलते हैं। तो ये इधर जा रहा है सोलवेंट, सोल्यूट इसी में है, तो ओस्मोसिस हो रहा है। परीक्षा दृष्टि से देखें तो जल अपघटन हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है हाइड्रोलिसिस में? तो उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। पास्चुराइजेशन संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से, दूध से रिलेटेड है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? अगर इम्प्योरिटी है तो द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ाना क्या है? संक्षारण का, मतलब इसको सुरक्षित करने का। अब हम देखेंगे अकार्बनिक रसायन तत्वों का वर्गीकरण। जो पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल को। तो इसमें सबसे पहले कौन दिया था पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव। मेंडलीव याद रखिएगा, आवर्त का नियम दिया था सबसे पहला। इसमें तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते थे। जो तत्वों के गुण होते थे वो एटॉमिक मास से रिलेटेड थे। लेकिन बाद में आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कौन दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। हेनरी मोजले ने दिया था और इसने बोला था, हेनरी मोजले ने, कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब एटॉमिक जो नंबर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि एटॉमिक मास। तो ये याद रखिएगा, मेंडलीव का पुराना है एटॉमिक मास के ऊपर, और जो मॉडर्न है वो हेनरी मोजले ने दिया था। मोजले ने, ये एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है कि ये उभयधर्मी होते हैं, मतलब बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। भू प्रॉपर्टी पर, मतलब क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट पे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाया जाता है? एलिमेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.80। पृथ्वी पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये 118 के बराबर है। हीरे की खनिजीय बनावट है, तो हीरा किससे बनता है? तो ये कार्बन से बनता है, कार्बन से बनता है। अब देखेंगे धातुएं, खनिज, अयस्क और इनके गुणधर्म व उपयोग। एलिमेंट तत्व की क्या परिभाषा है? तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तथा उनके भौतिक और रासायनिक विधियों से तोड़ा नहीं जा सकता, तो इनको तत्व बोलते हैं। और इसका एलिमेंट का मुख्य स्रोत क्या है? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट है, इसमें एलिमेंट में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स धातुएं होती है, अधातुएं होती है, उप धातु भी होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं, और सेमी मेटल्स मेटलॉइड भी होते हैं। मेटल्स देखेंगे, धातुएं। भू प्रॉपर्टी से, क्रस्ट से सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है मेटल, सबसे ज़्यादा मेटल कौन है? एल्यूमिनियम होता है। तो ये नेटिव स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। तत्व रूप में प्राप्ति किसकी होती है? जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये नेटिव स्टेट में होते हैं और ये कम सक्रिय होते हैं। लेकिन जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं, यौगिक रूप में प्राप्ति अधिक सक्रिय होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि होता है। यहाँ पे हम देखेंगे धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो ये आता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है? तो ये याद रखिएगा, पोटेशियम। सबसे ज़्यादा पोटेशियम है और सबसे कम कौन सा है? ये है गोल्ड। ए यू से इसको डिनोट करते हैं, स्वर्ण को, सोना को, गोल्ड को। तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। और सबसे ज़्यादा कौन होता है अभिक्रियाशील? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम आता है। तो ये दो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। मेटल्स देखें तो धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। और एक और होता है अयस्क। अयस्क को क्या बोलते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातुएं निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। तो ये और होता है और ये खनिज होता है, मिनरल्स। सोडियम खनिज, अयस्क, मिनरल और ऑफ सोडियम। सोडियम के जो और होते हैं कौन कौन से होते हैं जो इंपॉर्टेंट है? बोरेक्स। बोरेक्स है, इसकी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला कभी कभी आता है कि Na2B4O7 10H2O होता है, ये बोरेक्स है। टोना है। रॉक सॉल्ट का क्या होता है फॉर्मूला? NaCl होता है। चिल्ली सोरा, ये सोरा है चिल्ली, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, सोडियम नाइट्रेट। क्रायोलाइट भी है, Na3AlF6। और ग्लोबराइट ये होता है, ये नहीं पूछा जाता। पोटेशियम का अगर और देखें तो इसका कौन कौन सा होता है? सेलवाइन, KCl। कार्नेलाइट होता है, KCl MgCl2 6H2O। और सोनानाइट, इसमें ये कार्नेलाइट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ये याद रखिएगा। मैग्नीशियम अयस्क, मैग्नीशियम के जो और होते हैं कौन कौन से हैं? मैग्नेसाइट होता है, ये मैग्नीशियम का सिंबल है। सिंबल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला पूछेगा तो आपको सिंबल याद रहना जरूरी है। मैग्नेसाइट है MgCO3, एप्सोमोसाइट है MgSO4 7H2O। डोलोमाइट याद रखिएगा कि इसमें दो एलिमेंट होते हैं, कौन? मैग्नीशियम है और एक कैल्शियम है। तो MgCO3 CaCO3। तो अगर मैग्नीशियम का और पूछेगा तो भी है और अगर कैल्शियम का और पूछेगा तो भी है, क्योंकि इसमें दोनों है, MgCO3 CaCO3। डोलो से याद रखिएगा कि दो है, कीजेराइट भी है।
कैल्शियम का हम देखें तो लाइम स्टोन जो होता है वो कैल्शियम का होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। जिप्सम, ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है जिप्सम का फॉर्मूला, तो CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का। और फ्लोर पर CF2 कैल्साइट CaCO2, जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। एल्युमिनियम का अगर वो देखें तो डायस्पोर है। बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट Al2O3 2H2O होता है बॉक्साइट। कोरंडम का क्या होता है Al2O3। क्रायोलाइट का Na3AlF6, ये भी देखें हम, एल्युमिनियम का, सोडियम में भी देखें। तो कुछ इंपॉर्टेंट है ये, और आप फॉर्मूला याद रखिएगा कुछ। कॉपर का देखें तो इजूराइट होता है CO3 ट्वाइस OH ट्वाइस। कैल्कोसाइट CO2S होता है, क्यूप्राइट CO2 हो, मिल्काइट ये होता है। लेड का देखें पीबी क्या होता है, लेड होता है, इसका ये याद रखिए गेलेना, ये पूछा जाता है गेलेना PbS, बाकी तो ये नहीं पूछा जाता। अगर हम सिल्वर का देखें, सिल्वर का अर्जेंटाइट, ये याद रखिएगा, अर्जेंटाइट होता है Ag2S। और केराजीराइट AgCl होता है। जिंक का देखें हम और तो जिंगाइट ZnO, जिंक ब्लेंड ZnS। केलेमाइन, ये इंपॉर्टेंट है, केलेमाइन आता है एग्जाम में कि किसका और है, तो ये जिंक का है, ZnCO3 है। अगर मैग्नीज का देखें, मैग्नीज का क्या है पाइरोलोसाइट MnO2, होस्मेनोटाइट Mn3O4 और मैग्नासाइट MnOH। अगर हम आयरन का देखें, आयरन का इंपॉर्टेंट है, आयरन का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते हैं कि मैग्नेटाइट हेमेटाइट क्या है, तो ये याद रखिएगा, हेमेटाइट Fe2O3 है, मैग्नेटाइट है Fe3O4। अब हेमेटाइट H है, मैग्नेटाइट M है, तो अब याद रखिएगा H पहले आता है तो इसमें आयरन का 2 है, और M बाद में आता है तो आयरन का 3 है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए, H पहले आएगा तो Fe2O3 है, और M बाद में आएगा तो इसका 3 है, Fe3O4। लाइमोनोसाइट है, सीडेराइट है, Fe3CO3, आयरन पायराइट है, FeS2। परीक्षा की दृष्टि से देख ले तो टीन का और कौन सा है, ये एग्जाम में आता है तो केसिप्राइट SnO2 है टीन का। मरकरी Hg सिंबल होता है मरकरी का, तो इसका अयस्क कौन है, और सीनेबार है, सीनेबार HgS होता है सीनेबार का। माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, Al2O, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। मोती का रासायनिक संरचना, ये मोती को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये याद रखिएगा CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है, CaSO4 1/2H2O है। अभी जिप्सम का याद रखिएगा, जिप्सम का क्या था, हम देखें CaSO4 2H2O है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो यहाँ पे 2 की जगह पे 1/2 हो जाएगा, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। बेलाडीला प्रमुख खनन केंद्र है, बेलाडीला, ये हेमेटाइट आयरन ओर का है, हेमेटाइट। फिर हम देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होता है, किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातुओं के मिश्रण से प्राप्त पदार्थ होता है, जैसे पीतल हो गया, स्टील हो गया, गन मेटल हो गया, रांगा हो गया, कांसा हो गया, ये मिश्र धातु होता है। तो इसका कंजम्पशन देखेंगे कौन कौन से कंजम्पशन होते हैं, परीक्षा दृष्टि से देख ले। अमलगम बनाने वाली कौन सी धातु है, पारा, पारा का सिंबल क्या होता है Hg। टाका या शोल्डर के अवयव हैं, कौन कौन से कंपोजिशन होता है टाका या शोल्डर में, इसमें सीसा होता है और टीन होता है, सीसा और टीन, ये याद रखिएगा, ये 68% होता है और टीन 32% होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का आप देखते होंगे, अगर कॉपर से आप पी रहे हैं पानी पीतल के बर्तन से, तो उसमें देखिएगा फीका पड़ जाता है, ये मतलब भूरा टाइप का लग जाता है, किस लिए, क्योंकि ये रिएक्शन करता है H2S, हवा में जो भी रहता है H2S वो रिएक्शन कर जाता है तो H2S बनता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये याद रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड होता है HgBr। गैल्वेनाइजेशन में प्रमुख धातु है जिंक होता है, जिंक को जस्ता बोलते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रमुख मिश्र धातुएं कौन है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये किसमें क्या क्या इसका कंपोजिशन होता है। पीतल को क्या ब्रास बोलते हैं, ब्रास, इसका जो कंपोजिशन है वो कॉपर एंड जिंक है, तो ये दो में कंफ्यूज होता है आदमी, पीतल और कांसा में। कांसा बोले तो ब्रॉन्ज है, पीतल ब्रास है, तो पीतल का याद रखिएगा कॉपर एंड जिंक है, और ब्रॉन्ज का कॉपर एंड टीन है, टीन Sn, तो ये याद रखिएगा कॉपर एंड टीन। तो और स्टील का कंपोजिशन है लोहा प्लस कार्बन है। स्टेनलेस स्टील बोला जाए तो लोहा प्लस कार्बन तो रहेगा ही, इसमें निकल आ जाएगा प्लस क्रोमियम आ जाएगा, निकल और क्रोमियम आ जाएगा। टाका सोल्डर का हम देखें सीसा और लेड, Pb प्लस टीन Sn, सीसा और टीन है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा कि सिल्वर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है कॉपर है, जिंक है और निकल है तो जर्मन सिल्वर है। बेल मेटल में क्या होता है, कॉपर तांबा प्लस टीन है। गन मेटल में क्या होता है, टीन होता है, जिंक होता है और तांबा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गन मेटल का जो यूज होता है ये बेयरिंग, स्टीम पाइप फिटिंग्स और हाइड्रोलिक वाल्व में होता है। एल्निको में एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन होता है। नाइक्रोम की बात की जाए तो इसमें निकल होता है, क्रोमियम होता है और कम मात्रा में लोहा होता है, आयरन और मैग्नीज होता है, ये हीटिंग एलिमेंट के निर्माण में सहायक होता है। ब्रिटेनिया मेटल में क्या होता है, टीन होता है, एंटीमनी और कॉपर होता है, तांबा, तो ये याद रखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कंपोजिशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम अधातु देखेंगे, अधातु कार्बन और उसके भिन्न रूप। कार्बन, ये कार्बन है, C से इसको डिनोट करते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक 6 है, और ये सर्वाधिक यौगिकों वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा जो यौगिक बनाता है वो कौन सा है, कार्बन ही है। तो इसका
ये तो नहीं पूछा था, ये पूछा था कि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसमें याद रखिएगा सहसंयोजी आबंध होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में है और पीरियड 2 में है। जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं अपर रूप, कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर भिन्न भौतिक गुणों वाले कार्बन का प्रतिरूप होते हैं। एलोट्रोप होते हैं जैसे जो हीरा है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये क्या है, ये कार्बन के ही अपर रूप हैं एलोट्रोप। हीरा अब देखें तो ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। अत्यधिक अपवर्तनांक होता है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ सबसे ज़्यादा कठोर होता है। और जो वजन बताते हैं कैरेट में बताते हैं तो ये 1 कैरेट इक्वल टू कितना होता है, 0.2 ग्राम होता है। इसका आभूषण, ड्रिलिंग, कांच काटने में, संरचना इसका त्रियामी होता है। ये इसका उपयोग है कांच काटना, ड्रिलिंग, आभूषण, और ये इसका संरचना है। संरचना इंपॉर्टेंट नहीं है, त्रियामी याद रखें। कोयले के प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे। कोयला, सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है, ये एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में जो कार्बन की मात्रा रहती है, कार्बन की, वो 85% से अधिक होता है। फिर बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 45 से 85% तक। फिर सब बिटुमिनस आता है, इसमें 35 से 45% रहता है। और सबसे घटिया कोयला कौन सा है, लिग्नाइट। इसमें कार्बन का मात्रा रहता है 25 से 35%। मतलब जितना ही ज़्यादा कार्बन का मात्रा रहेगा, परसेंटेज रहेगा, उतना ही वो कोयला बहुत ही अच्छा होगा। फिर ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। इसका क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका हाई उच्च गलनांक होता है, मुलायम होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, विद्युत एवं ताप का ये सुचालक होता है। ये याद रखिएगा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का ये, और टेम्परेचर का, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का ये सुचालक होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है ग्रेफाइट का, परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, न्यूक्लियर प्लांट में मंदक के रूप में कार्य करता है। पेंसिल में भी ग्रेफाइट होता है, इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है, और स्नेहक के रूप में इसका यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर ये है, षटकोणीय होता है इसका स्ट्रक्चर। फुलरीन का देखा जाए तो फुलरीन का जो पूरा नाम है, इसका नाम है बकमिनिस्टर फुलरीन, क्योंकि इसको बकमिनिस्टर ने डिस्कवर किया था, खोजा था, इसलिए इसका पूरा नाम बकमिनिस्टर फुलरीन है। ये अस्थायी संरचना होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो षटभुजों की छः भुजों वाला जो है वो 20 होता है, और पंचभुज जो होते हैं इसमें 12 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 20 क्या होगा, 6 भुज वाला, और 12 होगा पंचभुज वाला। और इसका जो केमिकल फॉर्मूले में कार्बन जितना रहता है, ये C60 होता है, और ये बहुत ही रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील होता है। इंपॉर्टेंट है। हीरे के अतिरिक्त कांच को खरोचने के लिए प्रयुक्त होता है। कांच को काटने के लिए या खरोचने के लिए किसका उपयोग होता है, डायमंड का, हीरा का। इसके अतिरिक्त और किसका उपयोग किया जाता है, HF का, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज होता है, HF। ड्राई एसिस क्या होता है, ड्राई एसिस, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ये क्या होता है, ये होता है सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसी को ड्राई आइस बोलते हैं। ऑक्सो कार्बन के संगठक है, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और इसके यौगिक देखेंगे। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। और पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 1 है, और ये इंपॉर्टेंट, पृथ्वी के वायुमंडल में 0.15% है। इसका मास 1 होता है, और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, ये याद रखिएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के समस्थानिक देखेंगे। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले होता है प्रोटियम। प्रोटियम का 1 होता है ये, और उसके बाद होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का 1 2, इसका मास नंबर बढ़ जाता है, और एटॉमिक नंबर इसका सेम है 1 1 1, तो इसको आइसोटॉप्स बोलते हैं, समस्थानिक। अब ड्यूटेरियम की खोज किसने किया था, यूरे ब्रिकवेड एंड मर्फी ने इसका खोज किया था, ड्यूटेरियम का। ट्राइटियम होता है 1 और 3 होगा, ये रेडियो एक्टिव होता है। आता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो ये ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम। और इसकी खोजकर्ता कौन है, लोजियर है, ब्लिकेन है, और स्मिथ है 1934 में। और न्यूट्रॉन की संख्या मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं, कि ये एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या मिलता है। ड्यूटेरियम क्या होता है, ये जो समस्थानिक हाइड्रोजन का 1 और 2 इसका एटॉमिक मास होता है, तो इसको भारी जल बनाने में काम आता है। जैसे H2O को नॉर्मल वाटर बोलते हैं, उसी तरह D2O को क्या बोलते हैं, हेवी वाटर, मतलब भारी जल इसको बोलते हैं D2O को। और इसकी खोज कौन किया था, यूरे और वासबर्न ने किया था। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है नाभिकीय संयंत्रों में, न्यूट्रॉन मंडक के रूप में भी यूज होता है। और ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में होता है। इसका जो गुण है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अविलय होता है। ये वाटर में सोलबल नहीं होता है। इसकी विशेषताएं, शरीर हेतु हानिकारक होता है, पौधों के विकास को रोकता है, और बीजों का अंकुरण रोक देता है, इसलिए ये हानिकारक है। वाटर का देख लीजिए तो एक होता है मृदु जल, और एक होता है कठोर जल। तो मृदु जल में ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं कि मृदु जल कौन सा है और कठोर जल कौन सा है। तो जो साबुन के साथ आसानी से झाग देगा वो मृदु जल है, और जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है वो कठोर जल है। कठोरता का कारण होता है जल में घुले कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्राइड। किसके कारण कठोर होता है जल, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट एवं नाइट्रेट आदि के कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पैराऑक्साइड देखेंगे, H2O2 को हाइड्रोजन पैराऑक्साइड बोलते हैं। इसकी खोज किया था थ्रीनार्ड ने, और इसका सूत्र है H2O2 है। ये जो फीका नीला होता है, जल, एल्कोहल और ईथर में विलय होता है, मतलब वाटर में ये सोलबल होता है,
और ये हमारे लिए उपयोग है कि ये जर्मीसाइड में यूज होता है, कीटनाशी में, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, प्रतिरोधी, घाव धोना, गरारे करना, कान साफ करना, इसमें H2O2 का यूज होता है। हाथी दांत, ऊन, रेशम, पंख और बाल आदि के विरंजन में, दूध एवं शराब आदि के प्रिजर्वेशन में इसका यूज होता है। रॉकेट, जेट, पनडुब्बी और टॉर्पीडो के प्रोपल्यूजन में, नोदन में, ईंधन व ईंधन के ऑक्सी कारक के रूप में भी यूज होता है। तो ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन का संश्लेषण होता है तो दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके, मतलब जिंक से HCl से रिएक्ट करके H2 बनता है। साधारण साबुन सोडियम लवर होता है, ये सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक अम्ल का सोडियम लवर होता है जो साधारण साबुन होता है। इसके फॉर्मूला है C17H35COOH। ये सिट्रिक एसिड आप लोग याद रखिएगा। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, तो ये 11.11% होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलता है, तो वाटर मिलता है, पानी। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो ये भारी पानी ही है, भारी वाटर, DTO। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये रिवर्स ओस्मोसिस होता है। हम लोग ओस्मोसिस देखे थे, तो ये रिवर्स ओस्मोसिस होता है, तो उसके चलते समुद्री जल पीने योग्य होता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन होता है हाइड्रोजनीकरण में, निकेल होता है। अक्रिय गैस देखते हैं, अक्रिय गैस कौन सा होता है, तो ऐसी गैस है जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। ये आवर्त सारणी में 18 ग्रुप में आती है, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, क्या है, अक्रिय गैस होते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है नोबेल गैस बोलते हैं, या रेयर गैस भी बोलते हैं। उत्कृष्ट गैस और दुर्लभ गैस इसको बोला जाता है। नोबेल गैस आता है एग्जाम में, किसको बोलते हैं, तो इसी को अक्रिय गैसों को बोलते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। अब प्रमुख अक्रिय गैस देखेंगे, जो हीलियम का है, हीलियम का जो इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे वही देखेंगे। तो हीलियम की क्या विशेषता है, हीलियम की जो विशेषता है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के पश्चात दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले में सेकंड पोजीशन पे है। ये अज्वलनशील है, रंगहीन है, हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस है। इसका उपयोग क्या होता है हीलियम का, कि गुब्बारों में भरने के लिए हीलियम का यूज होता है। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है कि गुब्बारे में किस गैस को भरते हैं, तो हीलियम को। और गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किस गैस को सांस लेने के लिए यूज होता है, तो हीलियम का यूज होता है। नियोन का क्या उपयोग है, इसका जो खोज करता है वो सर विलियम रामसे और मॉरिस W ट्रेवर्स है। इसका उपयोग होता है टेलीविजन व प्लाज्मा ट्यूब में, नियोन लैंप में, एडवर्टाइजिंग साइन में और हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में। किसका उपयोग होता है, नियोन का याद रखिएगा, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में इसका यूज होता है। सल्फर का देख लेते हैं। सल्फर में ये क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में, भू परपटी में मात्र 0.03 से 0.1% तक होता है। और जो सल्फर के खनिज होते हैं कौन कौन से हैं, जिप्सम, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। जिप्सम का CaSO4 2H2O, एप्सम में क्या होगा, मैग्नीशियम SO4 7H2O होगा, बैराइट BaSO4। सल्फाइड खनिज है, गैलेना है, जिंक ब्लेंड है, कॉपर पाइराइट है। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है सल्फर का, कि ज्वालामुखियों में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में ये होता है, H2S के रूप में। अंडे में होता है प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल तथा ऊन में सल्फर होता है। सल्फर के प्रमुख ऑक्सो अम्ल जो है ये सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO8 है, इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं। और ओलेम इसको बोलते हैं H2SO7, 7 वाले को ओलम बोलते हैं, और 8 रहेगा तो इसको मार्शल एसिड बोलते हैं। जेनॉन का देख लें, XE होता है इसका सिंबल, और इसके जो खोज करता है विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स है। इसको स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है, स्ट्रेंजर गैस जिनॉन को बोला जाता है। और इसका जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ, गैस डिस्चार्ज लैंप में, लेजर लाइट में, एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका यूज होता है, स्पॉट डोपिंग में होता है, न्यूरो प्रोटेक्टेंट के रूप में इसका यूज होता है। SF6 का देखें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका जो यूज होता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में यूज होता है, रडार एवं टॉर्पीडो में इसका यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है, H2SO4 इसका है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, विट्रियोल का तेल H2SO4 को बोलते हैं। और ये जल के प्रति प्रबल बंधुता बनाता है। इसका जो उपयोग है वो पेट्रोलियम के शोधन में, अपमार्जक उद्योग में, उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट या सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में होता है, संचायक बैटरियों में, नाइट्रोसेलुलोज उत्पादों के उत्पादन में यूज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये क्या है कि इसका उपयोग होता है शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में होता है, ऊन तथा रेशम के विरंजन में, प्रतिक्लोर, विस्क्रामक एवं परिरक्षक के रूप में। सल्फाइड अम्ल जो होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तथा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में भी सल्फाइड अम्ल होता है। नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन क्या क्या है, इसके जो समस्थानिक आइसोटोप्स 14 और 15 है। इसका जो उपयोग होता है अमोनिया तथा अन्य औद्योगिक रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। वायुयान के टायरों में भरनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक तत्व है। प्रयोगशाला में कैसे नाइट्रोजन बनाया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन बनाया जाता है। हैलोजन देखते हैं कि हैलोजन में कौन से आते हैं, ये आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टेटिन। ये क्या होता है, हैलोजन है। और सबसे अभिक्रियाशील हैलोजन का एग्जाम्पल है फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी होता है और अभिक्रियाशील भी होता है। और इसमें एक आता है कि द्रव लिक्विड स्टेट में कौन सा हैलोजन होता है, लिक्विड स्टेट में तो ब्रोमीन होता है,
फ्लोरीन वो क्लोरीन गैस होता है। और ठोस सॉलिड में कौन सा होता है, आयोडीन होता है। ये फ्लोरीन पीला होता है, क्लोरीन हरापन लिए हुए, ब्रोमीन लाल होता है और आयोडीन बैगनी कलर का होता है। अमोनिया देख लिया जाए, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। इसको नाइट्रोसिल व वेपोरोल भी बोलते हैं। ये तीखी गंध वाली गैस है और जल में अत्यधिक विलायक, जल में ये अमोनिया सोलबल होता है। ये हिमांक है 198 और क्वथनांक है 239। इसका जो उपयोग होता है नाइट्रोजनी उर्वरकों तथा अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट तथा अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में अमोनिया का यूज होता है। अश्रु गैस का उत्पादन में भी, आंसू गैस जो होता है उसमें भी इसका यूज होता है। ये टीयर गैस है, अश्रु गैस। टीयर गैस का अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस का यूज होता है, आप सभी जानते हैं। इससे क्या होता है कि आंखों में जलन शुरू हो जाता है और आंसू आना शुरू हो जाता है। तो टीयर गैस में प्रमुख जो अश्रु गैसें हैं ये हैं अल्फा क्लोरो एसिटोफेनोन, एक्रेलिन और क्लोरोपिक्रिन। ये तीनों नाम याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या क्या है, अल्फा क्लोरो एसिटोफेनोन, एक्रेलिन है और क्लोरोपिक्रिन है। नाइट्रोजन के अम्ल, एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन के अम्ल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसका कहाँ अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करता है, विस्फोटकों के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट है। विस्फोटकों के निर्माण हेतु नाइट्रेटों का संश्लेषण होता है। क्लोरीन, क्लोरीन का सीले ने खोज किया था और इस किसका अभिक्रिया करके HCl प्लस MnO2। ये वायु से 2.5 गुना भारी होता है क्लोरीन। इसका नाम जो पड़ा था ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी के द्वारा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये उपयोग काष्ठ लुगदी के उत्पादन में, कपास तथा वस्त्रों के विरंजन में, सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में, CHCl3 क्लोरोफॉर्म व DDT आदि उत्पादों के उत्पादन में, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, फॉस्जीन, अश्रु गैस एवं मस्टर्ड गैस जैसे विषैले गैस के उत्पादन में इसका क्लोरीन का उपयोग होता है। कीट भक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं, जो पौधे कीट को खाते हैं। तो ऐसी भूमि में जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो, ये कहाँ पे कीट भक्षी जो पौधे होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ जिस इलाके में नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं ये पौधे। जैसे दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल, कश्मीर, यहाँ पे पाए जाते हैं। और वृद्धि हेतु आवश्यक नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करना। तो ये याद, ये है लॉफिंग गैस। हास्य गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है शल्य क्रिया के समय, निश्चेतक के रूप में भी यूज होता है। ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैसें हैं तो ये नियॉन और पारद वाष्प से, पारद को क्या बोलते हैं Hg, मरकरी को ही पारद बोलते हैं, मरकरी, नियॉन और मरकरी। अश्रु गैस में प्रयुक्त होती है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का टीयर गैस में भी यूज होता है। अब हम देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। लेटिन शब्द एसियर से, एसियर का अर्थ होता है खट्टा, जो खट्टा होगा वो एसिड होता है। तो H+ आयन की संख्या पे ये निर्भर करता है कि कितना H+ आयन है तो वो एसिड है। पीएच मान क्या होता है, एसिड का पीएच मान जो होता है 7 होता है, 7 से कम होता है। 7 को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल माना जाता है। अगर 7 से कोई कम होगा पीएच तो उसको एसिड बोलते हैं और 7 से ज़्यादा है तो उसे बेस बोला जाता है। प्राकृतिक स्रोत क्या है, दही, नींबू का रस, सिरका। बेस देख लेते हैं, क्षार, स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर साबुन की भांति लगने वाले पदार्थ होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। ये क्या होता है, वाटर में सोलबल होता है, वाटर में, जल में सोलबल होता है। सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। बलता OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है बेस। पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, जैसे साबुन, चूने का पानी। लिटमस देख लेते हैं, लिटमस ये है एसिड। एसिड जो भी होगा वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और जो बेस होगा वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एसिड वही है जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, मतलब B से R कर दे, और बेस वही है जो R से B कर दे, मतलब रेड से ब्लू कर दे। तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, वो एसिड है। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, वो क्षार है, मतलब बेस है। इसका रंग होता है आसुत जल में नील शोषण होता है, अम्लीय विलयन में, मतलब एसिडिक एसिड में रेड होता है और क्षारीय विलयन में नीला होता है। इसका जो स्रोत होता है लिटमस का वो लाइकेन होता है, सेवाल इसका स्रोत होता है, सोर्स होता है। विलयन एवं कागज की पट्टियों के रूप में ये उपलब्ध होते हैं। उदासीन विलयन, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं तो उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। उसका पीएच कितना होता है, 7 के बराबर होता है। जैसे वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। ये अम्लीय प्राकृतिक स्रोत, एसिड का जो नेचुरल सोर्स है कौन कौन सा है, जैसे एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है सिरके में, सिरके में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल होता है। चिट्टी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। नींबू कुल के जितने भी वैरायटी है, फल है, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला एवं साइट्रस फूल में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड जो है वो किसमें होता है, इमली, अंगूर व कच्चे आम में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कौन सा एसिड किसमें होता है। अगर बेस की बात करें क्षारीय स्रोत की, तो चूने का पानी में कौन सा बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। खिड़की का कांच साफ करने हेतु प्रयुक्त मार्जक वो कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये भी क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और साबुन में ये भी होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा
और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होगा साबुन में। अब ये है एसिड बेस इंडिकेटर, अम्ल क्षार सूचक। जैसे अगर नीला लिटमस विलयन है तो अम्ल के साथ रंग में परिवर्तन, तो लाल रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर एसिड है तो ये लाल रंग में चेंज हो जाएगा। अगर बेस है, क्षार के साथ ही है, तो रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कौन? नीला लिटमस विलयन में। लाल लिटमस होगा तो एसिड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एसिड के साथ कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, वही बेस के साथ ये नीला रंग में परिवर्तित हो जाएगा। हल्दी की बात करें तो हल्दी एसिड के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, जबकि बेस क्षार के साथ ये लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड के साथ लाल रंग में परिवर्तन होता है, जबकि बेस में पीले रंग में। वही फिनोप्थलीन की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है एसिड में, जबकि पिंक में बेस जब विलयन रहेगा उसके साथ पिंक रंग देता है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि साधारण नमक जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, NaCl। एंटा एसिड होते हैं, भस्म होते हैं। एक्वा रेजिया बनता है। एक्वा रेजिया क्या होता है, तो जो नाइट्रिक एसिड होता है NO3 + HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको मिलाकर एक्वा रेजिया बनता है, HNO3 और HCl को। आयोडीनीकृत लौड़ में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। जो आयोडीनकृत साल्ट रहता है उसमें कौन सा आयोडीन रहता है, आयोडीन किस कौन सा रहता है, तो ये आता है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम के साथ आयोडाइड रहता है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर उसका रंग हो जाता है, तो दूधिया हो जाता है, मिल्क टाइप का हो जाता है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है CuSO4 5H2O को ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। इसको महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो मस्टर्ड गैस का यूज होता है, जिसका फॉर्मूला याद रखेगा HC4H8Cl2S, ये फॉर्मूला होता है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस यूज होता है, जो सिगरेट लाइटर में उसमें ब्यूटेन सबसे ज़्यादा रहता है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त की जाती है, तो मीथेन के अपघटन से। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त रसायन है पायरीन। पायरीन का एल्कोहल देखते हैं, एल्फेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे ये मेथिल एल्कोहल है, CH3OH है मेथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल है CH3CH2OH। तो जो भी दारू लोग पीते हैं, शराब जो पीते हैं, वो एथिल एल्कोहल ही होता है। और आप देख रहे होंगे कि बिहार ड्राई स्टेट है, तो जो भी लोग पी रहे हैं तो मर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो एथिल एल्कोहल होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ इधर उधर मिला दिए या बहुत दिन तक अगर कुछ किसी से रिएक्ट कर जाता है तो ये एथिल अल्कोहल से क्या होता है, मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जो मेथिल अल्कोहल बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए जो भी लोग बिहार में पी रहे हैं और मर जाते हैं, अभी जो दारू बनाया जाता है कहीं कहीं, तो वो मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मेथिल अल्कोहल पी के लोग मरते हैं। एथिल अल्कोहल हानिकारक नहीं होता है। एथिल अल्कोहल देखते हैं, इथेनॉल भी इसको बोलते हैं। ये 100% एथिल अल्कोहल होता है। इसको पेट्रोल प्लस बेंजीन प्लस एथिल अल्कोहल करके स्पिरिट ऑफ वाइन भी इसको बोलते हैं, यूज होता है। सभी प्रकार की शराब का प्रमुख अवयवी में बताएं, सभी प्रकार के शराब में ही पाया जाता है एथिल अल्कोहल। ग्रीन अल्कोहल जैसे स्टार्च युक्त पदार्थों से निर्मित होता है। ये ज्वलनशील होता है, रंगीन होता है, तीखा स्वाद व तेज गंध होता है, उदासीन यौगिक है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर एल्कोहलेट का निर्माण करता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ है कि मेथिल युक्त स्प्रिट, पिंट, वार्निश, गोंद, सल्फर व आयोडीन का विलायक होता है, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ईथर और इथिलीन के निर्माण में, औषधियों, टिंचर, परफ्यूम और वार्निश के निर्माण में, अंतर्दहन इंजनों के ईंधन में, कार रेडिएटरों में एंटी फ्रीज के रूप में यूज होता है। ये याद रखिएगा, कार रेडिएटरों में एंटी फ्रीज के रूप में भी इसका यूज होता है। स्प्रिट लैंप व अल्कोहल थर्मामीटर के रूप में यूज होता है। अगर मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो इसकी फॉर्मूला है CH3OH, मेथनॉल बोला जाता है इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, और वुड नेफ्था, ये दोनों याद रखिएगा। वुड स्प्रिट, वुड नेफ्था किसको बोलते हैं, मेथिल अल्कोहल को। विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट एवं अन्य सुगंधित तेलों में एस्टरो के रूप में प्राप्त होता है। ये अत्यंत विषैला होता है। इसका पेंट, वार्निश, चमड़ा आदि को घोलने हेतु विलायक के रूप में, पेट्रोल के साथ मिश्रित कर ईंधन के रूप में, डाई, परफ्यूम, औषधियों के निर्माण में, पीने योग्य एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण में होता है। रेडिएटर हेतु एंटी फ्रीज के रूप में यूज होता है। ये हम देख सकते हैं कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, तो ये कॉपर सल्फेट है। जो पानी की टंकी को साफ किया जाता है तो जो पाउडर आता है उसका क्या नाम होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। वाशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा बोलते हैं, NaCO3। और बेकिंग सोडा कौन है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। तो बे से याद रखिएगा, बे है तो यहाँ भी बी है, बाई है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। ये पॉलीमर बहुलक, इनका निर्माण बहुलीकरण के द्वारा होता है, जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणुभार का बृहद अणु बनाते हैं। तो ये भी पॉलीमर बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल पॉलीमर होता है, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है और संश्लेषित बहुलक होता है। तो नेचुरल बहुलक कौन होता है, पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, रबड़ होता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन सा है, सेलुलोज से ये बनता है, जैसे रेयोन, सेलुलोज नाइट्राइट। और ये मानव निर्मित होता है, जैसे पॉलीथीन, ब्यूनाएस, नॉयलॉन। ये क्या है, आर्टिफिशियल है। इसका उपयोग कहाँ होता है, प्लास्टिक उद्योग में, बहुलकों के निर्माण में, रेशों के निर्माण में, पेंट व वार्निश उद्योग में इसका उपयोग होता है। पॉलीथीन इसका नाम है, इथिलीन का उच्च बहुलक है। इसका गुण क्या है कि ताप सुनम में प्लास्टिक होता है, विद्युत का कुचालक होता है और जल प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग पैकिंग हेतु यूज होता है, जल से बचाव हेतु फिल्म व सीट के निर्माण में। टेफ्लॉन की बात की जाए तो इसका जो नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन इसका नाम है।
और ये क्या होता है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, ये उष्मा प्रतिरोधी होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, इंसुलेटिंग पदार्थ के निर्माण में, सांद्र अम्लों को भरने हेतु केन बनाने में, उष्मा एवं रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुओं यथा गैस, कीट व सील आदि बनाने में, और कुकिंग बर्तनों पर लेपन जो रहता है, आप ब्लैक ब्लैक देखते हैं, वो भी टेफ्लॉन का ही लेपिंग होता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये पीवीसी इसका नाम होता है, पीवीसी बोलते हैं। ये इसका सूत्र होता है C2H3Cl। ये विद्युत कुचालक, जल व नमी प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग पाइप बनाने में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट व अन्य जल प्रतिरोधी वस्तु बनाने में पीवीसी का यूज होता है। नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या है, इसका अन्य नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन। ये एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। अगर एग्जाम में आए कि आर्टिफिशियल रबर कौन सा है, आर्टिफिशियल रबर तो नियोप्रीन होता है। पाइप एवं बेल्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। अभी हमने देखा आर्टिफिशियल रबर कौन सा होता है, नियोप्रीन, नियोप्रीन होता है, ये नाम याद रखिएगा। और प्राकृतिक रबर कौन होता है, नेचुरल रबर, ये आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन होता है। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैसें हैं पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है, तो जो बहुलक होता है पॉलीमर यूज होता है, पॉलीएमाइड होता है, और इसका ब्रांड नेम जो है केवलार है एवं लेक्सान बहुलक है। तो ये याद रखिएगा, इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि इसका नाम है पॉलीएमाइड, इसको ब्रांड नेम क्या है, केवलार, ये भी ये दे देगा। या ये है लेक्सान, लेक्सान पॉलीमर भी यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट में। ये हमने देखा नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है किसका, टेफ्लॉन का। रेशम तंतुओं में पाया जाता है फाइब्रोइन पाया जाता है। बेकलाइट के संगठक है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ये एक है मांसपेशियों में एकत्रित होकर थकान लाने वाला कौन सा अम्ल होता है। जब आदमी थक जाता है तो उसके मांसपेशियों में एक एसिड स्टोर हो जाता है, कौन सा, ये लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। मक्खन में क्या होता है, ब्यूटारिक एसिड होता है, ब्यूटारिक अम्ल होता है। ये देखते हैं केले में कौन सा अम्ल मिलता है, केला में जो होता है कौन सा एसिड होता है, तो ये याद रखिएगा टार्टारिक एसिड होता है केले में। सेब में क्या होता है, मेलिक एसिड होता है, मेलिक अम्ल। और शीतल पेय में प्रयुक्त अम्ल होता है कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। अब हम विस्फोटक देखेंगे, एक्सप्लोसिव। तो ऐसे पदार्थ जो ताप घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट करते हैं, उसे विस्फोटक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वाष्पशील नहीं न हो, आर्द्रताग्राही ना हो, सस्ता एवं स्थायी हो, तीव्र विघटनकारी हो। तो इसके गुण होते हैं विस्फोटक के, जैसे TNT विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये ट्राई नाइट्रोटोलुइन का स्ट्रक्चर है, NO2 3 ग्रुप रहता है बेंजीन के ऊपर, और ये CH3। तो टाइलून पे नाइट्रिक एसिड व H2SO4 की अभिक्रिया के द्वारा ये बनता है। इसका उपयोग TNT का उपयोग जो होता है बम व टारपीडो के निर्माण में होता है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलकर एमेटॉल नामक विस्फोट का निर्माण भी ये करता है। ये है TNG, वो TNT था, ये TNG है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये भी क्या है, एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है। इसका नोबेल ऑयल भी याद रखिएगा, इसका नोबेल ऑयल भी एक दूसरा नाम है, नोबेल तेल, तो TNG है ये। तो ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया द्वारा ये बनता है। इसका उपयोग विस्फोटक में और डायनामाइट के निर्माण में इसका होता है, डायनामाइट। ये भी एक्सप्लोसिव है, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये स्ट्रक्चर है। इसका दूसरा नाम क्या है, पिक्रिक एसिड नाम है, और इसका जो उपयोग है प्रचंड विस्फोटक होता है। और इसके बाद खोजकर्ता कौन है, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल अवार्ड जो मिलता है वही नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल इसकी खोज की थी, TNP की। एक डायनामाइट का भी खोज किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था। लकड़ी के बुरादे में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर 1863 में ये डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोमर। नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रोट का अब प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। कुएं खोदने, सड़क बनाने व चट्टानों को तोड़ने हेतु जो विस्फोटक यूज होता है वो डायनामाइट ही यूज होता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन, इसमें क्या होता है, 7% नाइट्रोसेलुलोज होता है, वो 93% नाइट्रोग्लिसरीन होता है। खान खोदने व सुरंग बनाने में भी इसका उपयोग होता है ब्लास्टिंग जिलेटिन का। RDX बहुत सुना होगा आपने फिल्मों में। तो RDX का फुल फॉर्म क्या है, साइक्लो ट्राईमिथिलीन ट्राईनाइट्रेमीन, ये याद रखिएगा। और इसकी खोजकर्ता कौन है, RDX का हैंस हेनिंग, इंपॉर्टेंट है हैंस हेनिंग। इसका अन्य नाम भी है साइक्लोनाइट, हेक्सोजन, T4, C4। RDX मिलाकर प्लास्टिक बॉडी विस्फोटकों का निर्माण होता है। तापमान व आग फैलने की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण के मिश्रण का प्रयोग होता है। और इसका जो विस्फोटक उष्मा है, कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती है उष्मा, ये 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से। कोयला को देखते हैं कि ये कार्बन का बना होता है। और इसका जो अन्य नाम है काला सोना, काला सोना किसको बोलते हैं, कोयला को ही बोलते हैं। और ये कोक और कुलतार में भी यूज होता है। ये कोक क्या है कि कार्बन का शुद्ध रूप किसको बोलते हैं, कोक को ही कार्बन का सबसे शुद्ध रूप बोला जाता है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में होता है। कोयले के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोल हमने पहले भी देखा है, यहाँ भी देखते होते हैं। ये पीट कोयला सबसे सस्ता वाला होता है, निम्न श्रेणी का होता है। इसमें जल की मात्रा अधिक रहती है, कार्बन की मात्रा कम रहता है। लिग्नाइट भूरा कोयले को बोलते हैं, सबसे कम उष्मा रहता है। और सबसे अच्छा कोयला कौन है, एंथ्रासाइट, कठोर कोयला होता है, सर्वाधिक उष्मा इसमें मिलती है। नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, तो सबसे ज़्यादा ये याद रखिएगा कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैस रहती है 45 से 85% तक मीथेन होता है नेचुरल गैस में। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, गैसोलीन एवं कार्बनिक एसिड के निर्माण में LPG के निर्माण में भी प्राकृतिक गैस का यूज होता है। जैसे प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को पृथक कर उच्च दाब पर द्रवित मिश्रण होता है, तो उसको LPG कहते हैं। कि LPG में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। और नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है,
मीथेन होता है। ये याद रखिएगा कि नाइट्रोजनी उर्वरकों में नाइट्रोजन, तो ये ऑप्शन में रहेगा और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का परसेंटेज किस फर्टिलाइजर में होता है, तो ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, कितना 46% होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये आप याद कर सकते हैं कि अमोनियम सल्फेट में 21% होता है, अमोनियम क्लोराइड में 25%, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन 35%, कैल्शियम नाइट्रेट में 17%, सोडियम नाइट्रेट में 16% और कैल्शियम साइनामाइड में 21% होता है। तो यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा किसमें होता है? अमोनियम क्लोराइड में। अब ये है पोटेशियम, जो फर्टिलाइजर होते हैं पोटास होते हैं, उसमें पोटास कितना परसेंट होता है? तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड में पोटास होता है 48 से 60% तक, पोटेशियम सल्फेट में 48 से 50%, कैनिक में 12 से 16, पोटेशियम नाइट्रेट में 44%, लकड़ी की राख में 3 से 7% और तंबाकू के डंठल में पोटेशियम कितना होता है? 4 से 9% होता है। यहाँ पे कुछ हम मिसलेनियस देखेंगे। इसमें क्या है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट कोयला होता है, मतलब सबसे बेस्ट कोल जो होता है कोयला वो एंथ्रासाइट होता है। लिग्नाइट सबसे घटिया लिग्नाइट होता है। ग्रेफाइट कहाँ पे यूज होता है? तो भारी मशीनों के लिए स्नेहक के रूप में। ड्राई आइस शुष्क बर्फ कौन होता है? ठोस CO2। भारी जल D2O का यूज होता है परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में। HC उरे, ये क्या है? भारी जल की खोज कौन किया था? तो HC उरे ने ही किया था। वर्षा का जो पानी होता है ना, पानी का सबसे शुद्धतम रूप होता है, सबसे प्योर वाटर कौन सा होता है? वर्षा का पानी। निर्वलीकरण अशुद्ध जल से शुद्ध जल करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। क्लोरीन यूज होता है पानी को शुद्ध करने के लिए। उत्क्रम परासरण समुद्री जल को शुद्ध करने में यूज होता है। उत्क्रम परासरण को क्या बोलते हैं? रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस बोलते हैं। फिटकरी का यूज होता है स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा पानी को स्वच्छ करना। पानी को शुद्ध किया जाता है निर्वलीकरण के द्वारा, उत्क्रम परासरण क्लोरीन फिटकरी के द्वारा। गोताखोर जो अपने पीठ पे लाद के ले जाते हैं सांस लेने के लिए, उसमें क्या होता है? हीलियम और ऑक्सीजन होता है। अमोनिया, अमोनिया का यूज जल में आसानी से घुलनशील होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस या निश्चेतक के रूप में यूज होता है। जिनोन स्ट्रेंजर गैस है। हीलियम वायुयान के टायरों में यूज होता है इसका, और हीलियम गुब्बारे में गैस जो भरी जाती है वो भी हीलियम ही होता है। और वायुयान के टायरों में एक और हमने देखा नाइट्रोजन भी भरा जाता है, अगर नाइट्रोजन नहीं तो हीलियम भी भर सकते हैं। अमोनिया, अमोनिया जो है अश्रु गैस में भी यूज होता है, टीयर गैस में। लुईस क्षार होता है, ये बेस होता है और जल में आसानी से घुलनशील होता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन पीड़ाहारी के रूप में यूज होता है। नीला तोथा, हमें अभी हम देखें CuSO4 5H2O को बोलते हैं, ये कॉपर सल्फेट है। कास्टिक सोडा क्या होता है? MnOH होता है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। एप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सॉल्ट। बेकिंग सॉल्ट कौन होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है? कहाँ पे यूज होता है? फोटोग्राफी प्लेट पे। मस्टर्ड गैड एक रासायनिक आयुध में यूज होता है। मीथेन छापे खाने की स्याही बनाने में युक्त होता है। इथेफॉन कच्चे फलों को पकाने में। इथेनॉल, ये इथेनॉल है। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए। गैस वेल्डिंग में कौन सा यूज होता है ये याद रखिएगा, तो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का यूज होता है गैस वेल्डिंग में। एथिल अल्कोहल शक्कर के किण्वन से निर्मित होता है, जो शुगर कैन निकलता है उससे ये क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन क्या है? प्राकृतिक रबर का बहुलक है, नेचुरल रबर है और पेट्रोलियम के भंजक आसन से प्राप्त होता है। नाइलॉन है आर्टिफिशियल पॉलीमर है, कृत्रिम बहुलक। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है और बुलेट प्रूफ में पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक ये होता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड अभी हमने देखा कि मांसपेशियों में जब थकान का अनुभव होता है तो मतलब वहाँ पे कौन सा एसिड जम रहा है? लैक्टिक एसिड के चलते थकान महसूस होता है। लैक्टिक एसिड दूध में भी होता है। एसिटिक एसिड सिरके में होता है। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। ब्यूटेरिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। कार्बोनिक एसिड शीतल पेय एवं सोडा वाटर में होता है। मेलिक एसिड सेब में होता है। टाटारिक एसिड अंगूर बेकिंग पाउडर के निर्माण में यूज होता है। ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी सोडियम थायोसल्फेट सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में यूज होता है। खानों में विस्फोट किससे होता है? मीथेन प्लस वायु के चलते खानों में विस्फोट होता है। RDX क्या होता है? साइक्लोनाइट बोलते हैं, हेक्सोगेन T4 बोलते हैं। ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या किसमें यूज होता है? जो भी पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम की क्वालिटी माप में, पेट्रोलियम की गुणवत्ता माप में ऑक्टेन नंबर का यूज होता है। किण्वन है बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया है। ब्यूटेन LPG का मुख्य गैस जो होता है LPG में वो ब्यूटेन होता है। मरकेप्टेन, LPG का जब गैस से निकलता है तो एक दुर्गंध फैल जाती है, तो उसमें किसके चलते होता है? मरकेप्टेन। मरकेप्टेन मतलब गंधक होता है, गंधक किसमें होता है? सल्फर, सल्फर के चलते। कोल गैस किसको बोलते हैं? CH4 प्लस CO, मीथेन रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 कोल गैस। वाटर गैस में क्या रहता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 होता है। CNG में क्या होता है? मीथेन प्लस CO2 होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोलते हैं। और गैसोहॉल में एथिल अल्कोहल होता है प्लस पेट्रोल होता है, तो इसको गैसोहॉल। कार के इंजन के लिए एंटी नॉकिंग के लिए क्या यूज करते हैं? लीड टेट्रा एथिल यूज होता है। एथिलीन ग्लाइकोल ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के लिए यूज होता है। फ्रेऑन ये घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त होता है। एनिमल चारकोल इसका कच्ची चीनी को रंग विहीन करता है। एस्प्रिन ये एंटीपायरेटिक होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड शांतिकारक औषधि है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड कीटनाशक है। वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। अपमार्जक ये शोधन अभिक्रिया करता है। नाइट्रोजन गेहूं की उचित हरितमत व उचित विकास के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इसलिए यूरिया गेहूं के खेतों में हम डालते हैं। अमोनियम सल्फेट ये मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। सबसे ज्यादा एसिड कौन बनाता है मृदा को, सॉइल को? अमोनियम सल्फेट। एमाइड यूरिया में नाइट्रोजन के रूप में, यूरिया में जो नाइट्रोजन रहता है वो एमाइड के रूप में होता है। CO2 यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त। एथिलीन। एलीथ्रीन मच्छर, ये मच्छर को भगाने में
यूज होता है पाइरेथ्रम, पाइरेथ्रम जो है बनता है एलिथ्रिन से। पोटेशियम साइनाइड, चूहे मारने का जहर जो होता है वो कौन सा है, पोटेशियम साइनाइड होता है। जिंक फॉस्फाइड या रोडेंटोसाइड होता है, ये जिंक फॉस्फाइड भी बनाने में काम आता है पोटेशियम साइनाइड। एल्युमिनियम फॉस्फाइड कीटनाशक होता है। क्रुक्स कांच, ये पैराबैग्निक किरणों को अवशोषण की क्षमता रखना है, अल्ट्रावायलेट रे को ये रोकता है, तभी आप देखते हैं सनग्लासेस में कौन सा यूज होता है, कांच, क्रुक्स कांच यूज होता है। जिंक ऑक्साइड ये सब कुछ में यूज होता है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है, तो ये परासरण के द्वारा निकलता है, ओस्मोसिस के चलते ये पानी निकलता है। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, अभी हमने देखा ड्राई आइस, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो जो क्वथनांक होता है वो बढ़ेगा, जबकि हिमांक बिंदु जो होता है वो घटता है, ये याद रखिएगा। जंग लगने से लोहे का भार, लोहे में जब जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, तो उसका जो भार होता है वो क्या है, बढ़ जाता है। वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती है, तो मैग्नीशियम तेल में संग्रहित नहीं किया जाता है। कॉपर व एल्युमिनियम धातुओं से क्या बनता है, विद्युत तार, जो वायर बनता है वो कॉपर और एल्युमिनियम मेटल से ही बनता है। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान रहता है, तो जिप्सम में कैल्शियम रहता है, इसका क्या फॉर्मूला है, CaSO4.2H2O, तो इसमें कैल्शियम है। भविष्य का धातु मतलब फ्यूचर मेटल किसको बोलते हैं, एल्युमिनियम को बोलते हैं। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है कौन, क्यूप्रिक ऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं। सबसे महंगी धातु कौन सी है, एड्रेनिल फ्लोरीन। पीच ब्लेंड, पीच ब्लेंड किसका मुख्य स्रोत है, तो ये यूरेनियम का है। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वह है सोडियम, इसलिए सोडियम को आप देखते हैं ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कठोरतम धातु कौन सा है, प्लेटिनम है। मूल तत्व है रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना, ये इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक कौन सा है, तो ये है चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन है, सोना है, स्वर्ण। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है सीसा, ये याद रखिएगा। हीरा किसका अपर रूप है, कार्बन का। संगमरमर जो है कैल्शियम का है। बालू सिलिकॉन का है। और स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का यूज होता है। ये भी याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर, अभी हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। वह तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है, जो सरसों में तेल होता है खेतों में, तो उसमें ना सल्फर डाला जाता है, तभी उसमें तेल की मात्रा बढ़ती है, इसलिए सल्फर यूज होता है। प्राकृतिक गैस में सबसे मुख्य अवयव कौन सा होता है, अभी हमने देखा मीथेन होता है। और ड्राई आइस ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम देखें खट्टा दूध, खट्टे दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। सिरका एवं अचार में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड होता है। और सेब में हमने देखा मेलिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दूध में, यही एसिटिक एसिड सिरके में। साइट्रिक एसिड होता है नींबू में। और ब्यूटारिक एसिड होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक तथा निकल होता है। ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर प्लस टीन होता है। तांबे की मात्रा अधिकतम किसमें होती है, कॉपर की, तो ये कांसा में, ब्रॉन्ज में ही सबसे ज़्यादा होता है। ये पूछा है पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर में एक घटक है जो तीनों में रहता है, कौन, कॉपर। तांबा तीनों में रहता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, क्रोमियम है। और जर्मन सिल्वर में चांदी कितना होता है, तो चांदी इसमें होता ही नहीं है, 0% होता है। ये हम देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम निकल आयरन है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर जिंक एंड निकल होता है, कॉपर जिंक एंड निकल। कांसा में कॉपर टिन, पीतल में कॉपर जिंक। मॉर्फिन क्या होता है, एनाल जेसिक होता है। सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक होता है। और जर्मन सिल्वर मिश्र, ये फ्रेऑन प्रशीतक के रूप में यूज होता है। वाटर गैस हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हम देखें H2+CO वाटर गैस का मिश्र फॉर्मूला है। रॉकेट ईंधन में द्रव हाइड्रोजन का यूज होता है। और टाका में टीन तथा लेड का यूज होता है। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, H2SO4 होता है प्लस HNO3 होते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत का क्षरण कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते होता है। हम देखें त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर होता है किसके चलते, तो अल्ट्रावायलेट रे के चलते होता है। साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, ये डेसिबल में नापा जाता है। जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के चलते हैं। और ओजोन छिद्र है, ओजोन होल, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते हैं। एसीटोन का यूज होता है नाखून पालिश अपसारक में, जो भी नाखून में कलर हम लगाते हैं उसको रिमूव करने के लिए एसीटोन का यूज होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये अग्निशामक में यूज होता है। हाइड्रोजन पायरॉक्साइड घावों की मरहम पट्टी में। और द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में काम करता है। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा इसको बोलते हैं। कार्बन तंतु वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। और डाइफ्लोरोमीथेन क्या है, प्रशीतक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने देखा है, 1-2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा।